Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. Alright friends, so now it is 9 p.m. We'll start this class. My first question is, can you see me, can you hear me, देख सकते हैं, सुन सकते हैं? नूफान, उदय, दीपांशी, पल्लव, आशीष, निधि, साहिल, आकांक्षा, डिंपल, नंदन से जस्ट मूव फॉरवर्ड 1% लोग पूरे नहीं देख सकते तो अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो। क्रोम ब्राउजर यूज करो, डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो, होपफुली इट वर्क। क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन से लिख दो। क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए, जिसका लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है, और फिर वेडनेसडे का पीडीएफ फाइल बनाकर मैं उसके जवाब अपलोड करूंगा। अभी हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी में पहला पिलर मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस प्रीलिम भी खत्म, मेंस भी खत्म। दूसरा पिलर था बजट टैक्सेशन, प्रीलिम भी खत्म, मेंस भी खत्म। तीसरा पिलर था इंटरनेशनल ट्रेड, उसका भी प्रीलिम भी खत्म, मेंस भी खत्म, पढ़ाई हो चुकी है। यानी कि 50% ऑफ द कोर्स इज ओवर। अब बाकी 50 बचता है, उसके अंदर हम आते हैं पिलर नंबर 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स कितने होंगे इकोनॉमी के? एक पिलर 4 एग्रीकल्चर, दूसरा पिलर 4 भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, और इन सबसे जो प्रोडक्शन होता है उसको हम कहेंगे जीडीपी। जीडीपी को कैसे इंक्रीज कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए नीति आयोग है, पहले 5 ईयर प्लान थे, प्लानिंग कमीशन था, चीज़ों के भाव बढ़ जाते हैं उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन, लोगों को नौकरी नहीं मिलती, अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसके अलग अलग इंडिकेटर्स। तो ये सब हम यहाँ पर हम पढ़ेंगे। एक चीज़ होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, हालांकि वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है क्योंकि पिछले कई सालों से वो प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन मेरे जो आप जाना और रिकॉर्डेड सेशन उसके देखना मेरे प्रोफाइल पेज पे मिल जाएंगे। अदरवाइज प्रोबेबली अगले साल मई महीने में उसका 2 लेक्चर का कुछ कोर्स बनाऊंगा, पर अभी कुछ है नहीं। हाँ, तो प्रीलिम और मेंस के दो अलग कोर्स चल रहे हैं। इट इज लाइक नेटफ्लिक्स, आपको एक्स्ट्रा पैसे देने नहीं, पर दो अलग इसलिए ताकि प्लेलिस्ट रिवीजन हैंडआउट अलग रहे। तो प्रीलिम की अगली रात मेंस का हैंडआउट नहीं देखना, मेंस की अगली रात प्रीलिम का हैंडआउट नहीं देखना। तो यहाँ पिलर 1 2 3 खत्म हो चुका है प्रीलिम और मेंस दोनों के लिए। आज से हम लोग पिलर 4 1 दिसंबर से आगे बढ़ रहे हैं। प्रीलिम्स का पढ़ेंगे, उसके बाद मेंस का पढ़ेंगे वगैरह। कुछ लोगों ने लेट एडमिशन लिया होगा तो चिंता करने की जरूरत नहीं। ये जो पिलर 4 एग्रीकल्चर है उसमें मतलब पुरानी चीजें बहुत पता हो ऐसी जरूरत नहीं है, कुछ थोड़ी थोड़ी चीजों की जरूरत है। फिर बाकी भी जो चीजें उसको बैकलॉग कंप्लीट करो। हैंडआउट में अपलोड कर चुका हूं, कैसे डाउनलोड करना है मेरी प्रोफाइल पेज पे जाओ, उस पे ये पीसीबी 10 रफ्तार, उसे आप खोलो पेज को, तो अपडेट सेक्शन आता है, उसमें राइट हैंड साइड से क्लिक करो, तो राइट हैंड साइड पर एक साइड बार आती है, उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मोबाइल ऐप से देख रहे हैं मेरी प्रोफाइल को, वहां पर आप कम्युनिटी सेक्शन में जाओ मोबाइल ऐप में और फॉलो करो, उधर भी आपको सब पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। 3 डॉट आप दबाइए, पीडीएफ फाइल पे पीडीएफ फाइल डाउनलोड होती है। तो ये जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, उसके अंदर ठीक है प्रीलिम और मेंस में सवाल कुछ आते रहते हैं। उसके एनालिसिस में मैंने आपको पहले एक बार बताया था कि कैसे कलिंग के युद्ध के बाद अशोक को लगा कि अभी ये कुछ युद्ध में रखा नहीं है, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन वॉर। उसी तरह ये सब ग्राफ एनालिसिस का कोई मतलब नहीं है, यूपीएससी को जो तरंग आती है वो पूछ लेते हैं। तो क्या आपकी दिल की तसल्ली, अदरवाइज नीड नॉट वेस्ट। जो मैंने आपको 70 पेज का हैंडआउट बना के दिया, हाँ तो भाई वो रटना है, दैट इज द एंड गोल। पूछेंगे नहीं पूछेंगे वो सब अलग चीज है, बिकॉज पेपर्स आर गेटिंग टफ। आप पिछले 3 साल के पेपर उठा के देख लो। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के अंदर जो चीजें समझनी है, 70 पेज का हैंडआउट है, तो मुझे मजा नहीं आता है आपको परेशान करने का, कि पर आप समझो भारत में मोर देन 50% आबादी एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी है, ऐसा सेंसस 2011 ने पाया। तो स्वाभाविक है उनकी भलाई के लिए और उनसे वोट लेने के लिए भी बहुत सारी स्कीम पॉलिसी चलेंगी। तो ऑब्वियसली जो जितना भी इकोनॉमी का नैरेटिव चलता है वो यही तो 4 5 बड़े मुद्दे होंगे ना। टैक्स कितना लगेगा, महंगाई कितनी बढ़ेगी, करेंसी एक्सचेंज क्या है, जीडीपी क्या है, एग्रीकल्चर को क्या तकलीफ है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड दिस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, ये 6 7 मुद्दे के आसपास बात चलेगी। तो ये इट इज लेंथी हैंडआउट, पर उसे मैंने लॉजिकल सीक्वेंस में बनाया है। वो कैसे जब हैंडआउट कंप्लीट होगा अपने आप आपको समझ आ जाए। यहाँ पर टीचिंग स्पीड मेरी फास्ट होगी, करीब 70 पेज का हैंडआउट है, पर 3 4 लेक्चर में निपट जाएगा मेरे एंड से। बाकी बहुत सारा जनरल नॉलेज है जो आपने पढ़ के खत्म करना है। देखिए, अगर आप प्रीलिम टारगेट करें 2024 तो मई महीने के अंदर प्रीलिम होगी, तो मतलब उससे पहले 2 महीने अप्रैल और मई में तो आपका रिवीजन और मॉक टेस्ट आपको देने हैं। तो इसका मतलब कि मार्च एंड तक में आपका जीएस का काम खत्म हो जाना चाहिए, और दिसंबर तक में आपका ऑप्शनल का काम खत्म हो जाना चाहिए। किसी कारण से आपका ऑप्शनल का काम दिसंबर में नहीं खत्म हो रहा है तो नहीं तो फिर फरवरी तक ऑप्शनल कंप्लीट होना चाहिए, मार्च तक जीएस कंप्लीट होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो जीएस के उतने मुद्दे आपको जून महीने में पोस्टपोन करने पड़े, वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया वगैरह। हो रहा है तो देख लो, नहीं हो रहा है तो जिद मत करो, बेटर यू प्रिपेयर फॉर 2025, क्योंकि जितना कंपटीशन और जितनी टफनेस है और जितनी आपको तैयारी करके जानी है तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर सही से तैयारी की जाए 2025 की। खैर, हाँ तो टीचिंग स्पीड यहाँ पर फास्ट होगी और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। देखिए पावर पॉइंट में सिर्फ ओवरव्यू देता हूँ कि ये कहानी है, बाकी उसका जो भी जनरल नॉलेज है वो हैंडआउट में दिया है, उसको से आपको पढ़ना है। तो आज रात जितना पढ़ा कल सुबह उसका हैंडआउट पढ़ो वगैरह वगैरह। क्या मैंने इसकी नोट्स बनानी है, जॉब नोट्स नहीं बनानी है, क्योंकि हैंडआउट खुद में ही नोट है, जो भी जाने लगता है वो सब इसके अंदर जनरल नॉलेज, थियरी, करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी से लेकर बजट, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग इज गिवन, सो सिंपली मेमोराइज। हालांकि फिर याद नहीं रह रहा, मेरा अटेंशन स्पैन कम है, मैं भूल जाता हूँ, मेरा ध्यान नहीं रहता, मेरे को व्हाट्सएप की लत है, तो फिर आप कर सकते हो कि जितने हेडिंग है क्लास चलता रहे तो हेडिंग लिखते रहो जस्ट टू रिमेन फोकस्ड। तो शुरू करते हैं इकोनॉमी, सब टॉपिक एग्रीकल्चर। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी 3 एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। एलाइड सेक्टर मतलब क्या, संलग्न में क्या आता है, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, ये पोल्ट्री, मत्स्य पालन, मांस मच्छी उद्योग, ये सब। फिर होता है इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और तीसरा होता है सर्विस सेक्टर। एक इकोनॉमिस्ट थे सर आर्थर लुइस। तो सर आर्थर लुइस ने ऐसे बोला, जैसे जैसे कोई इकोनॉमी ग्रो करती है, देश की वृद्धि होती है, तो वहाँ एग्रीकल्चर पूरे देश के जीडीपी में कम हिस्सा देता है और वर्कर भी एग्रीकल्चर छोड़ के सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चले जाते हैं। इसको हम समझते हैं। देखिए 1991 में भारत के अंदर 64% लोग खेती बाड़ी करते थे, फिर धीरे धीरे कम होते होते 55% 2011 तक, फिर और कम हो गए 42% 2018 में। हो सकता है कोरोना में बढ़ के हो गया मान लीजिए 48%, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना में रिवर्स माइग्रेशन हुआ था, शहर से लोग गांव वापस गए थे क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, काम नहीं था। पर उसका डेटा अभी अपने पास है नहीं, वो तो अभी नया सेंसस होगा तब कुछ पता चले। एंड पैरेलली जो बाकी दो सेक्टर्स थे, सर्विस सेक्टर, उसमें लोगों की संख्या बढ़ गई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोगों की संख्या बढ़ गई, कॉमन सेंस की बात। दूसरा, ये सर आर्थर लुइस ने कहा कि इकोनॉमी जितनी ग्रो करेगी तो एग्रीकल्चर से जीडीपी कम आएगा। इसका मतलब क्या, देखिए एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर तो ठीक आपको पता है, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। कोई एक देश में एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन हुआ उसे हम कहते हैं जीडीपी। तो मान लीजिए 1951 में 100 रुपए का जीडीपी हुआ होगा, तो उसमें से 51 रुपीज तो एग्रीकल्चर ने कंट्रीब्यूट किए थे। लेकिन फिर क्या होगा, धीरे धीरे एग्रीकल्चर का शेयर कम हो जाएगा कि अराउंड 70 रुपीज ही वो कंट्रीब्यूट करता है, और बाकी सारे पैसे सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आते हैं। क्या जीडीपी क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है, ये भी हम समझेंगे, पर वो समझेंगे पिलर 4 डी में, तो अभी 2 हफ्ते बाद वहां तक हम शायद पहुंचेंगे। दूसरी बात है एग्रीकल्चर का खुद का ग्रोथ रेट। मान लीजिए पहले साल एग्रीकल्चर में 100 रुपये का प्रोडक्शन हुआ और दूसरे साल 104 रुपये का प्रोडक्शन हुआ, तो हम कहेंगे एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट कितना है, 4%। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 4%। हाँ तो कितना ग्रोथ रेट भाई, देयर इज नो स्टेडी इंक्रीज और स्टेडी डिक्रीज, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, ऊपर नीचे। कुछ साल आप पाएंगे कि एकदम नेगेटिव जैसा चल रहा है कि -0.2%। ऐसा क्यों, उस जमाने में एक
ज्योग्राफी और क्लाइमेट या वेदर की एक घटना होती है जिसे कहते हैं अल नीनो, जिसमें पेरू या इक्वेडोर या कहीं के कोस्टल एरिया में उनका ओशन करंट में पानी जो भी गर्म हो जाता है, जिससे इंडिया में बारिश कम होती है, ऐसे प्रॉब्लम है। सो देयर वाज ड्रॉट सिचुएशन, तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, फिर वापस बढ़ता है, फिर कम होता है, तो चलते रहता है। दैट इज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट। इसको हम कैसे इंप्रूव करें, वो सब मीन्स का माल है जो हम लोग अलग से पढ़ेंगे। बाद में मुद्दा आता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसका काम संभालती है। तो एग्रीकल्चर के लिए दो मिनिस्ट्री है। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। उसका काम क्या है, उसके नीचे दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, और दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। फिर एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। इसके नीचे दो डिपार्टमेंट है, एक पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट, और दूसरा फिशरी यानी मत्स्य पालन का डिपार्टमेंट। ऑफ कोर्स इसके अंदर और भी बहुत सारा जनरल नॉलेज है जो आपके हैंडआउट में दिया है कि इसके नीचे कितनी स्टैट्यूटरी बॉडी, कितनी कंपनियां हैं, वो आप हैंडआउट में पढ़ के खत्म करो। वो चीज़ 20 मिनट पढ़ के खत्म करो, 40 मिनट उसको खींचने नहीं जा सकते। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूँ, सफिशिएंट टू नो कि वो सब क्या है, आप हैंडआउट में देख लेना। कुछ लोगों को ये प्रश्न होगा स्टैट्यूटरी बॉडी और सीपीएससी और ऑटोनोमस बॉडी ये सब क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लोग पिलर 2 बजट उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के पहले हम पढ़ चुके हैं, तो वो देख लेना। सो दैट इज एग्रीकल्चर के दो मिनिस्ट्री, वो आप हैंडआउट में और जनरल नॉलेज कंप्लीट करो। फिर एक नई मिनिस्ट्री बनी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ये क्या है, पहले समझते कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है। खेड़ा जिला में, गुजरात में आणंद और खेड़ा रीजन के अंदर कुछ फार्मर्स थे। वो आज़ादी के आसपास के समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए कि हम जो मिल्क बेचते हैं उसको ये सब दलाल हमसे खरीद के मुंबई बेच देते हैं और वहाँ वो बहुत पैसे कमाते हैं, बट हमें कुछ पैसा मिलता नहीं, तब मदद करो। तो सरदार पटेल ने कहा आप खुद से अपनी डेयरी खोलो ना। तो वो सब बनता है अमूल, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव मूवमेंट है। तो कोऑपरेटिव क्या है, इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन, मतलब किसी ने पिस्तौल नहीं दिखाया है, अपनी मर्जी से आए, साथ में जुड़ते हैं, एक दूसरे के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। एंड टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन बाय मिडलमैन, बीच में दलाल वगैरह नहीं, हम खुद ही अपना दूध फार्मर से कलेक्ट करेंगे, अपनी डेयरी होगी उसे प्रोसेस करेंगे, उसके प्रोडक्ट हम आगे जाके बेचेंगे। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या फीचर है, बहुत सिंपल सी चीजें हैंडआउट में दी है, सुकून से पढ़ लेना। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो जनरल नॉलेज आप याद करो, आजकल खुजली मची यूपीएससी को एमबीए टाइप का और बीकॉम टाइप का कुछ नहीं, किसी मैंने दिए वो सब टाइप भी बहुत आसान है, हैंडआउट में पढ़ के आप खत्म करो। अब ऐसा एक नया मिनिस्ट्री क्यों बनाया गया, पहले एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ये सब काम देखता था कि वो अमूल डेयरी से लेके कोऑपरेटिव फर्टिलाइजर इफको वगैरह का काम देखे। फिर सरकार को लगा नहीं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को फार्मर का काम देखना चाहिए, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो मैटर अलग है, उसका सेपरेट मिनिस्ट्री होना चाहिए। तो इसलिए 2020-21 के अंदर एक नई मिनिस्ट्री बनती है जिसके बॉस है अमित शाह। आपके अमित शाह तो होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री, यहाँ पर उसको ये वाला डिपार्टमेंट ये वाला मिनिस्ट्री भी उसको दिया गया। ऐसा अलग मिनिस्ट्री खोलने से क्या फायदे नुकसान है, वो सब मीन्स का मुद्दा है, ओपिनियन वाली चीज, तो वो मीन्स में समझेंगे। फिर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को मदद करने के लिए नया कानून बनता है, मतलब कानून तो है ही 2002 में, लेकिन उसको और सुधारते हैं, तो एक नई चीज आती है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल 2022। इसमें बात चलेगी, देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसी होती है, एक तो होती है मल्टी स्टेट, एक से ज्यादा स्टेट में जिसका रजिस्ट्रेशन हो, जिसके ऑपरेशन हो, जैसे इफको जो फर्टिलाइजर बनाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कुछ सिंगल स्टेट भी हो सकती है, जैसे अमूल, गुजरात मिल्क, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, ये उसका असल नाम है, अमूल तो उसकी ब्रांड नेम है। वो उसी तरह की आपके फेसबुक सिर्फ नाम है, उसके ऊपर कंपनी जो भी उसका नाम जो है मेटा या गूगल है, पर गूगल का असल में कंपनी का नाम जो भी अल्फाबेट वगैरह वगैरह। सो दे आर फोकसिंग ऑन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपको तो फिर अमूल के दूध और सब चीज हर जगह मिलती है, दैट इज करेक्ट, पर रजिस्ट्रेशन और ऑपरेशन के हिसाब से इट इज बेस्ड इन गुजरात। वो सिंगल स्टेट है, उसने रजिस्ट्रेशन अपना ऐसा कराया कि गुजरात स्टेट के कानून में कराया है। बाकी स्टेट में भी वो फ्रेंचाइजी टाइप का या दूसरी डेयरी वालों को अपने छतरी के नीचे लाकर, जैसे डोमिनो पिज्जा वगैरह बनते हैं, समथिंग लाइक दैट, वो असल में काम कैसे करते हैं, हमें खर्च ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करेंगे। ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल है जो बाद में एक्ट बने, उसमें खास बात है क्या, 3-4 याद रखनी है प्रीलिम के लिए। जैसे पंचायत के इलेक्शन होते हैं, नगरपालिका के इलेक्शन होते हैं, ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी इलेक्शन होते हैं, उसमें जो भी बोर्ड मेंबर है, ट्रस्टी है, चेयरमैन है। तो अगर एमपी एमएलए है तो उसके चुनाव के लिए तो आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो इनके इलेक्शन के लिए कोई है कि नहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर और चेयरमैन के लिए, तो उसके लिए कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी बनाएंगे जो उनका इलेक्शन कराएगी। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी से आपको कोई शिकायत है, मतलब खासकर जब आप उसके एक मेंबर हो, तो कंप्लेंट के लिए कॉमर्समैन यानी शिकायत निवारण अधिकारी होगा। तीसरा, कुछ कोऑपरेटिव जो बर्बाद हो चुके हैं, लॉस में चल रहे हैं, उनको रिवाइव करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए फंड बनाएंगे। अब आप कहेंगे फंड बनाया तो उसमें पैसा कौन देगा, टैक्स पेयर पैसे देंगे? नहीं, देखिए कोई सिक या लॉस मेकिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आईसीयू में है, उसको ऑक्सीजन देना है, मतलब पैसा देना, रिवाइवल फंड। तो वो रिवाइवल फंड कहां से आएगा, इफको, जो कि एक प्रॉफिटेबल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो फर्टिलाइजर बेच के मुनाफा कमाती है। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का नया कानून बना है, वो क्या बोल रहा है, अच्छा तुम्हारा प्रॉफिट है 100 करोड़, उसमें से मान लो 2% प्रॉफिट आपने मतलब इफको कोऑपरेटिव ने इस रिवाइवल फंड में डाला, जिसमें से ये जो सब मर गए या मरने की कगार पे ऐसे जो बर्बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको हम जीवित करेंगे। तो स्वाभाविक है जो हेल्दी या प्रॉफिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको मजा नहीं आएगा कि भाई हमने ठेका थोड़ी लिया कि हम उसको रिवाइव करें, वो अपनी मर्जी गलतियों से मर रहा है तो मरने दो। सो दैट इज द कंट्रोवर्सी। खैर वो भी मींस का मुद्दा प्रीलिम्स के लिए, वो इतनी काम की चीज है। फिर सरकार ने सोचा 3 नए कोऑपरेटिव्स बनाते हैं, जैसे मिल्क के लिए अमूल कोऑपरेटिव है, तो सीड प्रोडक्शन के लिए कोऑपरेटिव बनाएंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब बिना केमिकल यूज किए, बिना फर्टिलाइजर यूज किए खेती करे उसका एक अलग कोऑपरेटिव बने, और ये सब एग्रीकल्चर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सब एक्सपोर्ट किया जा सके उसके लिए एक और कोऑपरेटिव बनाते हैं। तो ऐसे 3 कोऑपरेटिव बनाने की भी बात हुई। अब उसके भी एग्जैक्ट डिटेल होके सब आएगा, मुझे लगता है लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में कुछ और डेटा के साथ बात होगी, तब उसको रिविजिट करते हैं। तो हम लोग समझ रहे थे एग्रीकल्चर, उसमें अब तक हमने सिर्फ समझ लिया उसके मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कौन से हैं। अब असल मुद्दे पे आते हैं कि एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर आप समझो, उसे हमने लॉजिक से याद रखना है। व्हाट इफ यू हैव टू स्टार्ट कल्टीवेशन बाय योरसेल्फ, आपको खुद ही खेती बाड़ी करनी होती है तो क्या चाहिए, जमीन चाहिए, सीड चाहिए, वाटर चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, ये सब खरीदने के लिए लोन चाहिए, और अगर साइक्लोन सुनामी आ गया तो इंश्योरेंस चाहिए। तो ये चीजें आज हम कुछ देखेंगे। फिर कल मिलेंगे तो हम ये सब चीजें बेचने जाएंगे कि ना भाई प्रोड्यूस सम क्रॉप्स, आई वांट टू सेल देम, तो उसके लिए क्या क्या चीजें, उसमें क्या इश्यूज हैं वो देखेंगे। फिर तीसरा मान लीजिए संडे लेक्चर हो, तो उसमें बाकी बात करेंगे कि चाहिए एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग के लिए कोई स्कीम्स है कि नहीं, एलाइड सेक्टर मतलब डेयरीज फिशरीज इनके लिए कोई स्कीम है कि नहीं, वो सब संडे को देखेंगे। सो लाइक दैट इन 3 लेक्चर प्रोबेबली वी विल कंप्लीट दिस हैंडआउट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लैंड यानी जमीन से। हाँ, तो जमीन में क्या चीज़ है, हमारे पास दुनिया की मोर देन 17% आबादी है, लेकिन दुनिया की हार्डली 2.5% जमीन है। सो वी हैव मोर पीपल बट लेस लैंड कंपैरेटिवली। तो अब लैंड की क्वालिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, अच्छी फर्टाइल लैंड होगी तो अच्छे से खेती बाड़ी हो सकती है। तो यहीं पर लैंड की क्वालिटी, लैंड की साइज वो काफी इंपॉर्टेंट है। 2002 में जितनी भी जमीन होगी, मान लीजिए 100% जमीन, और जितनी एग्रीकल्चर या फार्मिंग फैमिली होंगी, तो पता चले कि 80% तो हाउस होल्ड या फैमिली ऐसे थे कि जिनके पास अप टू 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन थी, जिसे हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कहते हैं। मतलब समझो खेती बाड़ी तो कर रहे हैं जितने लोग 100 लोग, तो उसमें 80% तो ऐसे हैं कि उनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन है। दिस इज डेटा फ्रॉम 2002। उसके बाद आप समझो ये परसेंटेज बढ़ रहा है 2012, 2018 में जितने लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं उसमें 86% ऐसे हैं कि जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन है। इन अदर वर्ड्स मान लो पहले ये ऐसा दिखता था, तो अब ये और ज्यादा मतलब और ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास छोटी छोटी जमीन है।
तो प्रश्न ऐसा क्यों हो रहा है? तो लगन कॉमन सेंस कि भाई फादर था, उसके पास 10 हेक्टेयर जमीन थी, फिर उसके 2 बेटे हुए तो 5-5 बढ़ गया, उसके 2 बेटे ढाई-ढाई बढ़ गया, उसके 2 बेटे 1.5 125 डिवाइडेड। तो पॉपुलेशन बनती है, बढ़ती है, लैंड का डिवीजन होता है, देयर इट रिजल्ट्स इनटू फ्रेगमेंटेशन, विखंडन हो जाता है। तो ऐसे के कारण से द परसेंटेज ऑफ फैमिली विद वेरी स्मॉल फार्म होल्डिंग्स वो बढ़ रही है। ये पॉजिटिव चीज नहीं है, क्योंकि छोटा सा आपका खेत होगा, उसमें आप बड़ा सा ट्रैक्टर चला नहीं सकते, ना ही उसमें कुछ 4-5 जात के क्रॉप लगा के बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। एरिया कम है तो सपोज 2 हेक्टेयर है, उसमें से मान लीजिए 200 किलो अनाज बने, तो फिर आप करोड़पति तो बन नहीं सकते, अगर आपके पास बहुत ज्यादा जमीन होती तो आप कुछ कर सकते। सो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड इज अ प्रॉब्लम। तो आपके तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ऐसा है, मान लीजिए पहले सिचुएशन ऐसी हो कि बड़ा फार्मर है, उसके पास 7 हेक्टेयर जमीन है, और कुछ छोटे फार्मर है, उनके पास 1 हेक्टेयर जमीन है। तो 1 हेक्टेयर जमीन में मान लीजिए उसको कुछ अच्छी इनकम हो नहीं रही है, तो ये 3 फार्मर ने क्या करना चाहिए? अपना 1 1 और 1 हेक्टेयर इस बड़े फार्मर को सेल कर देना चाहिए, या फिर लीज कर देना चाहिए कि तुम किराए पे तुम खेती-बाड़ी करो, तुम खुश रहो, हम लोग चलते हैं सिटी में, हम कुछ और नया काम ढूँढते हैं मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में। राइट? तो ऐसा होगा तो आप सोचो, जो बड़ा फार्मर था जिसके पास पहले 7 हेक्टेयर जमीन थी, अब उसके पास हो जाएगी 10 हेक्टेयर जमीन। तो इस चीज़ को आप क्या कहोगे? लैंड कंसोलिडेशन, जमीन का या भूमि का एकत्रीकरण। तो बड़ी फार्म होगी तो अच्छी बात है, उसमें आप कुछ फ्रूट्स लगाएंगे, वेजिटेबल लगाएंगे, सीरियल क्रॉप्स लगाएंगे। मान लीजिए कोई रोग हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो एक आध दो क्रॉप खराब हो, एक आध बच भी जाए, या मान लीजिए इंटरनेशनल सिचुएशन के चलते कोई एक क्रॉप का प्राइस बहुत बढ़ जाए, बाकी के खराब हो जाए, तो भी मॉडरेशन रहता है, ऑन एन एवरेज आप प्रॉफिट में रहे, ऐसा काम बने। और आप उसमें बड़े साइज के सब ट्रैक्टर मशीनरी यूज करो, ड्रोन से उसमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड छिड़को, यू कैन इन्वेस्ट इन दी मशीनरी एंड गेट सम बेटर आउटपुट। तो ये सब हो सकता है लैंड कंसोलिडेशन। अमेरिका के इकोनॉमी सोचते थे कि ऐसा होगा, अब अमेरिका में होगा, इंडिया में नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये अपनी 1 हेक्टेयर जमीन को अपनी आबरू समझते हैं। दे थिंक दिस इज देयर स्टेटस, एंड इफ दे सेल इट तो उनकी स्टेटस कम हो जाएगी, तो जमीन तो मतलब सोच नहीं सकते हम किसी को बेच दे। सो लैंड कंसोलिडेशन इज लिटिल डिफिकल्ट इन इंडिया। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने पाया। क्या तुम समझ रहे थे? कुछ वर्ड्स रिलेटेड टू लैंड। पहला, लैंड कंसोलिडेशन, जमीन का एकत्रीकरण, मैंने आपको बताया कि ये 3 छोटे किसान अपनी जमीन बड़े फार्मर को बेच के चले जाएं। दूसरा हो सकता है लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन सरकार या कंपनी करती है। अगर सरकार को लगे कि यहाँ से हमें रेलवे ट्रैक लगाना है, या यहाँ पर बड़ी सी मिलिट्री की फैक्ट्री खोलनी है, या यहाँ पर नया एयरबेस लगाना है, तो उसके वास्ते जमीनों को सरकार जो खरीद लेगी, कंपल्सरी एक्वायर करेगी, उसे हम कहते हैं जमीन संपादन या लैंड एक्विजिशन। तीसरा होता है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म के अंदर एक आर्गुमेंट ये होगा कि ये जो बड़ा फार्मर है उसे गवर्नमेंट 3 हेक्टेयर जमीन टेक ओवर ले, और फिर बड़े फार्मर के पास बचा 5 हेक्टेयर, और अब इन छोटे फार्मर को सरकार 1 हेक्टेयर और दे दे, ताकि फायदा क्या, इन सबके पास अभी 2-2 हो गया। सो देन दे विल बी मोर हैप्पी, उनके पास जमीन ज्यादा है, थोड़ी खेती बाड़ी ज्यादा करेंगे, इनकम ज्यादा बढ़ेगी, वो सब। तो इसे हम कहते हैं लैंड रिफॉर्म, कि भूमिहीन किसानों को या जिनके पास कम जमीन है उनको जमीन देना। गवर्नमेंट लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड इट्स रीअलोकेशन अमंग द लैंडलेस पीपल। अब ये कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, ये सब मीन्स का मुद्दा है, उसको मीन्स में समझेंगे, तब इसमें बहुत बात करनी है। सो दैट इज लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म के आसपास और भी बहुत सारे काम हुए थे। जमींदारी को बंद किया गया। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया कि वो बड़े फार्मर्स के पास गए, आप हमें थोड़ी जमीन डोनेट कर दो, हम लैंडलेस फार्मर्स को इसे देंगे। फिर सरकार लेकर आई सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। सीलिंग का मतलब क्या? कि सपोज गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है, तो आप सब लोग एक ही कार रख सकते हैं, एक से ज्यादा होगी तो हम बंद करा देंगे, तो उसे क्या कहते हैं? सीलिंग। सिमिलरली यहाँ पर गवर्नमेंट ये कहती है नोबडी कैन हैव मोर देन 5 हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो अगर इसके पास 7 हेक्टेयर है तो सरकार 2 हेक्टेयर टेक ओवर करके गरीब को दे देगी। अब कोर्स आप समझते हैं कि रियल लाइफ में लोग लूप होल्स निकाल के बच जाएंगे कि फार्मर के अच्छा मेरे पास एक्स्ट्रा 2 हेक्टेयर है, तो मैं अपने जीजा साला भाई भतीजे जमाई को मैं दे देता हूँ ऑन पेपर, वो रहेगी तो मेरी, पर मैं ऑन पेपर उनकी है, ताकि मैं 5 हेक्टेयर की लिमिट में आ जाऊँ और मेरी सरकार जो जमीन है उसे टेक ओवर ना करे। खैर वो सब मीन्स के मुद्दे, कितना सक्सेस और कितना फेल रहा। फार्मर्स के भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है लैंड ओनर, या जिसके पास जमीन है, कई बार उसको नहीं, मुझे अपनी बेटी को नीट की कोचिंग करानी है, तो मैं अब सिटी चलता हूँ और मेरे पास जो जमीन है मैं किसी को रेंट पे दे देता हूँ, यानी कि वो बन गया नीचे जो है उसे हम कहते हैं टेनेंट फार्मर, किराएदार या जोतदार फार्मर। अब बात ये है कि ये ऐसा रिश्ता है कि उसमें दोनों लोग नाराज ही रहते हैं। जो छोटा फार्मर है वो लोन लेने जाएगा, बैंक उसको लोन देगा नहीं कि यू डोंट हैव द प्रॉपर्टी पेपर्स, और बड़ा फार्मर है वो हमेशा स्ट्रेस में रहेगा कि ये मेरी जमीन को हड़प नहीं कर दे, व्हाट इफ दिस गाय इलीगली एक्वायर्स माय लैंड। तो दोनों को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, तो उसके लिए सरकार कुछ कानून बनाती है। ये किसकी जमीन है, हु इज द ओनर, कागज पे लिखा होगा, तो उसको रिकॉर्ड है, उसे डिजिटल करना चाहिए। तो सब लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम चलता है, जिसके अंदर ड्रोन से मैपिंग करेंगे, सब डिजिटल आपको ओनरशिप टाइटल्स दिए जाएंगे वगैरह। नहीं तो ये जो लैंड ओनर और टेनेंट फार्मर है, इनको रेगुलेट करने के लिए लैंड लॉज में सुधार करने पड़े। ये काम यूनियन नहीं कर सकता, ये स्टेट कर सकता है, क्योंकि ये मामला स्टेट के हाथ में आता है। वो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, वो पॉलिटी 7 शेड्यूल में पढ़ना। तो समझो वो ऐसी बात हुई कि मैं आपको निबंध, आई कैन नॉट गो एंड राइट द एसे फॉर यू इन द एग्जाम, वो तो आपको लिखना है। तो अगर मैं यूनियन गवर्नमेंट होता, मैं आपको क्या देता, मैं आपको मॉडल ऐसे बना के देता, माय बेस्ट फ्रेंड, सपोज माय बेस्ट फ्रेंड इज राकेश, और फिर मैं आपको सब लिख के दूं, आपको क्या करना है, आपने नाम चेंज किया, माय बेस्ट फ्रेंड इज रमेश या सुरेश या जो भी। तो इस तरह से यूनियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो खुद से कानून पास नहीं कर सकते, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में पास करना है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट पास किया, मतलब सर्कुलेट किया कि आप सपोज कि बंगाल, वेस्ट बंगाल उसमें नाम चेंज करके अपना लिख दे, उत्तर प्रदेश अपना लिख दे, एंड देन दे पास द लॉ इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ताकि बड़ा फार्मर भी और उसका ये रेंट वाला टेनेंट फार्मर भी दोनों प्रोटेक्ट रहे। हालांकि ज्यादातर स्टेट ने इसको इंप्लीमेंट अभी तक नहीं किया। लैंड रिफॉर्म में एक और चीज चलती है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में बनता है। वो ऐसा बोलता है कि सपोज कोई जंगल में 75 ईयर से खेती बाड़ी करता हो, वो और उसके बाप दादा, तो फिर गवर्नमेंट उसको पट्टा देगी। पट्टा मतलब बेल्ट नहीं, लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट। इसके 2 फायदे होंगे। पहला, फिर फॉरेस्ट ऑफिसर उसको परेशान नहीं करेंगे कि उसका सब खेती बाड़ी बर्बाद कर दी तो जंगल की जमीन है, और दूसरा कि उसको बैंक में आसानी से लोन मिल जाएंगे क्योंकि उसके पास अभी पट्टा यानी कि लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट है। सो दैट इज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ये सब चल रहा था। फिर और आजकल नया क्या है? नया तो कुछ नहीं, पर ईपीएफओ की एग्जाम जो यूपीएससी लेती है उसमें उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे, देख लेते हैं। यूएसएसआर, सोवियत रशिया, मतलब जो अभी रशिया उसके पहले जो 1991 उससे पहले होगा, इसमें स्टालिन और ऐसे सब तानाशाह थे। तो वो सब अपनी कम्युनिस्ट और सोशलिज्म के साथ चलते हैं। वो आइडियोलॉजी क्या है उसे हम पिलर 4 में आगे पढ़ेंगे जब नीति आयोग प्लानिंग कमीशन के पास जाएंगे। बेसिकली वो लेकर आए कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द लैंड, मतलब ये जो एक फार्मर है तो उसको नहीं, ये तुम्हारी जमीन है, ये सब कलेक्टिव अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट की या पूरे स्टेट की ये जमीन है, और तुम्हें बस जाके वहां पर काम करना है और हम तुमको एक प्रकार से सैलरी देंगे। तो फिर आप समझो इसमें तकलीफ क्या होगी। रिसर्चर ने पाया कि सपोज पंपकिन या कद्दू जो उगाए जाते हैं, तो ये फ्रेश है, ये रॉटन है। आपको इतनी तो कॉमन सेंस है कि दोनों को एक बॉक्स में नहीं बनना चाहिए, वरना जो रॉटन है उसके चलते फ्रेश भी खराब हो जाएगा। बट दिस फार्मर्स डिड नॉट केयर, उनको कोई परवाह नहीं, वो सिर्फ कि हाँ हमें इतने बॉक्स पैक करने तो इतनी सैलरी मिलेगी, वी डोंट केयर कि उसमें फ्रेश है, रॉटन है, मिक्स हुआ खराब हुआ, वी डोंट केयर, हमारी तो जमीन नहीं है, हमारी तो खेती नहीं है, हमको क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए ऐसी जो कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड वाली सिस्टम जो रशिया में थी, वो सब फेल हुई। और ये सिर्फ मैं नहीं बोला, ये एनसीईआरटी ने भी ऑब्जर्व किया। सो दैट इज कलेक्टिव ओनरशिप। तो देन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, कि भाई जमीन इनके नाम पे ही रहने देनी चाहिए, द लैंड शुड बिलोंग टू देम ओनली, देन दे विल हैव द मोटिवेशन कि तो अब खुद का है। जैसे आप सड़क पे कचरा फेंकोगे, घर पे कचरा नहीं फेंकोगे, मेरा घर है मैं इसको साफ रखूंगा, जस्ट लाइक दैट। तो फिर क्या किया जाए, क्योंकि सबके पास छोटी छोटी जमीन है, तो वैसे तो कुछ प्रोडक्टिव काम होना नहीं है, सरकार टेक ओवर कर लेगी, तो ये डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो भी काम नहीं करेंगे। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड,
इसके लिए कुछ रिसर्चर ने उड़ीसा में एक्सपेरिमेंट किया जिसको कहा गया स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। बात ऐसी है, ये जितने फार्मर हैं उनके पास छोटी 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 जमीन है। तो ये रिसर्चर्स ने उनको कहा कि देखो आप सब लोग अपनी जमीन के मालिक हो, यू आर द ओनर, वी आर नॉट टेकिंग इट अवे, लेकिन आप ये करो कि एकजुट होकर आप फसल उगाओ, कि ऑल ऑफ अस विल डिसाइड कि हम लोग राइस उगाएंगे और फिर आप एकजुट होकर बीज खरीदो। नाउ ऑल ऑफ अस विल गो एंड बाय द सीड्स टुगेदर। वरना सोचो एक एक करके जाता तो सेलर क्या अलग भाव बोलता, पर कंबाइन होकर नहीं, हमें तो 500 किलो खरीदना है, अभी तुम सस्ता करो वरना एक भी नहीं खरीदेगा, वी विल बॉयकॉट इट कंप्लीटली। तो फिर आने नहीं, आप तो बराबर ठीक है, आई विल मेक सम मॉडरेट रीजनेबल प्राइस टू यू, और तुम सब लोग एक साथ उपज बेचने जाओ, सेल योर आउटपुट टुगेदर, एक एक करके नहीं, वरना ये होगा ये इनको कितना इसको डेस्परेशन है बोल के मर्चेंट जब अनाज खरीदेगा कम ज्यादा पैसा दे सकता है। कंबाइन आप सब अपना कंबाइन कर दो फिर उसको जाके भेजो, तो फिर आप प्राइस को कमांड कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं ये प्राइस पे तो हमें से एक भी आदमी अपना राइस नहीं बेचेगा। तो ऑटोमेटिकली जितने भी सीड सेलर्स हैं, फर्टिलाइजर सेलर है, जितने ग्रेन मर्चेंट्स हैं, वो इन छोटे किसानों का शोषण नहीं कर पाएंगे आसानी से। डिफिकल्ट टू एक्सप्लॉइट देम बिकॉज नाउ दे आर डूइंग द एक्टिविटीज टुगेदर इन अ कोऑपरेटिव स्पिरिट, सहकार की भावना से करें। तो ये जो हुआ कंसेप्ट उसको कहते हैं स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। इसके बारे में 2023 की प्रीलिम में प्रश्न आया तो हम देख रहे हैं। अदरवाइज अगर चेक करने बैठे तो इसकी कोई खास ऐसी बड़ी चर्चा कभी दिखी नहीं। नेट पे भी शायद 2-3 ही रिसर्च आर्टिकल लिखे गए। अब हो सकता है क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस की एग्जाम भी आप जानते हैं उनकी प्रीलिम आईएएस के साथ कंबाइन है, तो उनके एग्रीकल्चर प्रोफेसर को कुछ चेक करना होगा नॉलेज तो डालती। ऐसे अतरंगी एक दो सवाल आते रहते हैं। अब किराया तो हमने जान लिया, रियल एग्जाम में मान लिया दूसरी बार कुछ नया बॉम्ब फोड़े, तो नया बॉम्ब फोड़े तो क्या करना है, उसको भाई ईगो पे नहीं लेना, उसको स्किप कर देना है और कुछ पढ़ाई करो। ये करने बैठे तो बाकी सब्जेक्ट रह जाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे एग्रीकल्चर इनपुट कि उसके अंदर हमें चाहिए जमीन, तो जमीन में ये सब चैलेंजेस हैं या इश्यूज हमने देखे। फिर कुछ बात आएगी सीड्स की, तो बीच में क्या करना है वो भी समझते हैं, बट विद द फ्रेशमैन। लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स देन वी मूव फॉरवर्ड। Three more minutes. One more minute. और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले टेल मी द वोटिंग लाइन। कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी, देख सकते हैं, सुन सकते हैं? एक मिनट, वोटिंग क्यों नहीं हुआ जी? आप वोटिंग लाइन खुली। आशुतोष, भार्गव, दिव्या, विश्वरतन, रेखा, आशुतोष, निवेदिता, साक्षी, नंदन, सीरियस, वी मूव फॉरवर्ड। तो हम लोग देख रहे थे एग्रीकल्चर, उसमें इनपुट सबसे पहला चाहिए लैंड के इशू हमने देखे। अब दूसरा क्या चाहिए? सीड्स। सीड्स में तकलीफ क्या है? हाइब्रिड सीड्स। सपोज राइस के दो वैरायटी हो, कि वैरायटी ए ऐसी हो कि उसमें उसे पानी कम चाहिए, और राइस की दूसरी वैरायटी हो कि जिसके जो दाने हैं वो काफी लंबे और फ्रेगनेंस के साथ सुगंधित होते हैं। तो इन दोनों को आप कंबाइन करें, और तीसरी जो आप सपोज मदर फादर उसका जो नया, उसे आप क्या कहेंगे? हाइब्रिड सीड। दोनों के जो बेस्ट एलिमेंट को कंबाइन करके नई चीज बनेगी। अगर आप हाइब्रिड सीड से खेती करेंगे तो आपको अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। कि सपोज पहले आप नॉर्मल सीड उगाते थे, 2 किलो अनाज पैदा होता था, अब उसकी जगह सीधा 10 किलो अनाज पैदा होगा। लेकिन बात यह है कि अगर आप वो जो भी अनाज पैदा हुआ उसको आप रीप्लांट करोगे, इफ यू रीप्लांट इट अगेन, तो उसमें इतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा। कि सपोज 10 किलोग्राम की जगह थर्ड जनरेशन में 6 किलोग्राम ही आए। तो इसका मतलब कि एवरी ईयर यू हैव टू बाय न्यू सीड्स अगेन। तो मतलब वो ऐसा आप समझो, ये जो वीवो ओप्पो के फोन आते हैं कि एक बार या फिर 1-2 साल में नया ही खरीदना पड़े, पुराना सब धीमा हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर आपने एक बार गेहूं खरीदा, फिर आपने लगाया, फिर उसमें से जो अनाज पैदा उसमें 2 किलो रख के वापस रीप्लांट किया, तो ऐसी थर्ड फोर्थ जनरेशन में आउटकम हो जाएगा कि दो सीड्स विल नॉट प्रोड्यूस इनफ क्रॉप। तो आइडियली हर साल या हर 2-2 3-3 साल पे आपने वापस से हाइब्रिड सीड्स जो लैब्स में बनाए गए हो उसको खरीदना चाहिए और उसे लगाना चाहिए। ऐसा आप नहीं करेंगे तो ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 तक आपकी जो यील्ड है, मतलब पर हेक्टर जो पैदावार होती है, जितने किलो अनाज पैदा होता है, वो कम हो जाएगा।
पर भारत में आप जानते हैं ज्यादातर फार्मर्स गरीब हैं, तो हर साल तो नए सीड कहाँ से खरीदेंगे, वो तो पुराने साल जो पैदा हुआ था उसी में से कुछ रिप्लांट कर देंगे। सो दैट इज द प्रॉब्लम कि इंडिया में सीड रिप्लेसमेंट रेट इज नॉट ऑप्टिमल, क्योंकि सीड्स महंगे होते हैं, सब लोग खरीद नहीं सकते। सेकंड प्रॉब्लम इज अवेलेबिलिटी। झारखंड, उड़ीसा, कहीं कहीं छोटे छोटे गांव में सीड कंपनी नहीं हो, उसकी दुकान ही नहीं हो, तो खरीद भी नहीं सकता। वैसे गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई अलाउ किया कि फॉरेन की कंपनियां आके ये सब काम कर सके, पर वो भी सोचे भाई यहाँ पर फार्मर्स के पास इतना पैसा ही नहीं है कि महंगे सीड खरीदेंगे, तो हम क्यों यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ऐसा फॉरेन कंपनी शायद सोचती है। सो देन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? हमने ये फार्मर्स को ही ट्रेनिंग देनी चाहिए कि तुम्हारे गांव में कैसे एक लैब खोल के उसी के अंदर तुम खुद से हाइब्रिड अनाज पैदा करो, मतलब सीड्स पैदा करो। तो ऐसा अगर हम किसी को ट्रेनिंग देंगे गांव को, तो उसे हम कहेंगे सीड विलेज, कि गांव वालों को बीज उत्पादन करना सिखाएंगे। आपके बीज उत्पादन में क्या जमीन में डाला अनाज हुआ वो बीज है? नो, सीड इज अ सेपरेट थिंग। उसको आपने मतलब लैब में उसके एनक्लोज्ड एरिया में बनाना चाहिए, ताकि उसमें बाहर के कोई स्पीसीज का पॉलिनेशन, परागण नहीं हो जाए, वो एकदम प्योर ब्रीड रहे उसकी, वगैरह वगैरह। तो वो सब उनको ट्रेनिंग देंगे फार्मर्स को, और फिर वही फार्मर अलग अलग अनाज के सीड्स पैदा करेंगे, खुद भी यूज करेंगे, दूसरे गांव वालों को भी देंगे, ताकि कोई सीड कंपनी पर इन्होंने डिपेंड नहीं करना पड़े। सो दैट इज सीड विलेज। दूसरा सीड बैंक या सीड वॉल्ट। मान लीजिए जॉम्बी अटैक हो जाए या न्यूक्लियर अटैक हो जाए और पूरी सब लोग बर्बाद हो जाए, कोई कुछ बचे ही नहीं, तो फिर व्हेन यू वांट टू रिस्टोर द ह्यूमैनिटी, तो जिस दिन आप मान लीजिए बंकर से बाहर आएंगे तो जमीन में डालने के लिए अनाज होना चाहिए, बीज होना चाहिए। तो ऐसा हम कहीं पर उसकी डिपोजिटरी आर्कटिक या एंटार्कटिक में वेयर हाउस में बना दें कि एकदम टाइप लॉक करके सब रखा हो, और आफ्टर सच कैलेमिटी हम उसमें से वॉल्ट में से सीड बाहर निकालेंगे, तो उसे कहते हैं सीड बैंक या सीड वॉल्ट। हाइब्रिड सीड्स को लैब में उगाया जाता है। लैंड रेस क्या होती है कि जो जंगल में खुद से ही अनाज पैदा होता है, उसमें से कुछ आप निकालते रहो, दैट इज वाइल्ड जो सीड्स होते हैं, लैंड रेसेस उसे कहते हैं। उस पे महाराष्ट्र की एक महिला थी, उन्होंने सब रिसर्च किया था और उनको कुछ पद्म अवार्ड भी मिला, तो वो सब जनरल नॉलेज भी पता होना चाहिए, हैंड आउट में दिया है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है कि जहां पर फार्मर्स को हाइब्रिड वैरायटी के सीड्स दिए गए कि तुम इसे लगाओ, इसमें इतना फर्टिलाइजर यूज करना, बहुत अच्छी पैदावार होगी, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। 60s में पहला फेज था जो पंजाब, आंध्र, तमिलनाडु में हुआ, तो स्वाभाविक वहां के फार्मर्स आप पाएंगे उनके पास पैसा ज्यादा है। सेकंड फेज बाकी स्टेट में और बाकी अलग भी जो क्रॉप्स होंगे उसमें भी उन्होंने यूज किया होगा कि ठीक है, राइस में कर दिया, अभी जो भी शुगर केन में ट्राई करते हैं, मकई में ट्राई करते हैं वगैरह। बायो फोर्टिफिकेशन क्या है? मान लीजिए राइस के अंदर विटामिन सी ना हो, तो अपन उसके अंदर राइस में भी विटामिन सी आ जाए, ऐसा रिसर्च करके नया बनाते हैं सीड, तो उसे हम कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। ये जो आईसीआर नाम की संस्था है जो कि ऐसा सब सीड का और एग्रीकल्चर का रिसर्च का काम करती है, तो वो तो रोज ऐसा नया निकालेंगे भाई, सीआर धान दिस दैट। द हिंदू वाले बहुत मौज में आ जाते हैं, उसको देख के पीडीएफ वाले भी बहुत मौज में आ जाते हैं कि 500 ऐसी हाइब्रिड वैरायटी की लिस्ट चलाते रहते हैं। तो आप समझो 500 हाइब्रिड वैरायटी की लिस्ट में आपको चैट जीपीटी ऐसे आजकल तो यही मॉडल है, उसको बोलो तुम पिछले 10 साल के 10 हिंदू निकाल के उसमें से लिस्ट बना के मुझे दो, 500 हाइब्रिड वैरायटी को देगा, बट कैन यू मेमोराइज दैट इन रियल लाइफ? नहीं ना। तो अगर दो चार अगर कहीं ध्यान में आ गया याद है तो बराबर है, अदरवाइज लीव इट इन द हैंड्स ऑफ गॉड। ऐसा हर चीज का छोटा छोटा बनाते फिरोगे तो कब बाकी सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे? कुरेद कुरेद के नहीं निकालना चाहिए। एक बार यूपीएससी ने हॉर्स की अलग अलग ब्रीड्स होती है, तो उसके बारे में कुछ प्रश्न पूछा कि ये वाला हॉर्स का ब्रीड कौन से स्टेट में पाया जाता है। फिर 2 साल तक पीडीएफ वालों ने चलाया कि अब हॉर्स ब्रीड का टेबल बनाते हैं कि अपने जो भी सपोज 90 29 जितने स्टेट हो उसमें कौन सा घोड़ा पाया जाता है। फिर कुछ नहीं पूछा इसी से। तो फिर क्या आप इतना याद करके जा सकते हैं इतनी सारी वैरायटी? नेशनल पार्क्स और सेंचुरी के नाम याद करना मुश्किल है। तो अपने सिलेबस की सीमा खुद भी बांधिए। कुछ लोग बाकी 50 क्वेश्चन जो आएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो उनको नहीं दिखते। उनको दिखता है ऐसा सब मैं दूसरों से अलग कैसे कुछ लेके आऊं, दे आर इंटरेस्टेड इन दैट। वो ऐसा वो जो पबजी या जो भी वीडियो गेम है जहां पर फ्लैग होता है उसको जाके कैप्चर करना है, वो नहीं करें। मैं एकदम कोने में कहीं छुप के बैठता हूं, राइफल लेकर मैं सबको मार दूंगा, फिर उनको बाकी लोग मार देते हैं। उसको मेरे ख्याल से कहते हैं कैंपिंग। तो कैंपिंग मत करो। मतलब क्या मैं बात कर रहा था हाइब्रिड सीड्स। हाइब्रिड सीड्स की पेटेंट के बारे में समझते हैं। देखिए, रशिया की कोई एक इंस्टीट्यूट है, उसने वैक्सीन बनाई कोरोना की, स्पुतनिक वैक्सीन। तो यानी कि रशिया की वो जो भी लैब है या साइंटिस्ट है उसके पास पेटेंट है। फिर डॉक्टर रेड्डी जो भारत की कंपनी उनके पास गए कि आप उसकी फॉर्मूला हमें दे दो, हम प्रोड्यूस करेंगे। तो रशिया का ठीक है करो, पर उसमें शर्तें होंगी कि सपोज 500 रुपये में ये वैक्सीन सेल करेगा तो उसमें से 100 रुपये एक प्रकार से पेटेंट फीस या रॉयल्टी फीस या प्रॉफिट शेयर इंडियन डॉक्टर रेड्डी कंपनी ने ये स्पुतनिक लैब रशिया को शेयर करना होगा। उसी तरह ये जो अलग अलग वैरायटी के बीज होते हैं, मॉन्सांटो नाम की एक ग्लोबल कंपनी है, वो रिसर्च करके बनाती है, पर उसके पास इतने भी रिसोर्सेज या फैक्ट्री नहीं है कि भारत में इतने सारे किसानों के लिए वो बना बनाकर बेच सके। तो वो उसकी जो भी ब्लूप्रिंट या फॉर्मूला होगी वो इंडिया की कंपनी जैसे अजीत या जो भी दूसरी कंपनी होगी उनको वो फॉर्मूला दे दे, तुम बेचो, तुम बनाओ, तुम मैन्युफैक्चर करो और तुम बेचो ये हमारे नए नए हाइब्रिड और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, लेकिन हमें फीस दे देना या रॉयल्टी फीस। जैसे वो आप एक सिंगर हैं, आपने स्पॉटिफाई, अमेज़न म्यूजिक, यूट्यूब म्यूजिक आपका म्यूजिक दे दिया कि तुम बजाओ, पर मुझे इसमें से इतना पैसा मिलना चाहिए, दैट इज रॉयल्टी या पेटेंट या कॉपीराइट्स। ऐसे सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में हम लोग पिलर 4 बी में और आगे समझेंगे। तो बात ऐसी है कि ये जो हाइब्रिड सीड्स बनाए जाते हैं, क्या उसका पेटेंट हो सकता है? जब उसका पेटेंट नहीं हो सकता। पेटेंट दवाइयों का हो सकता है और दूसरे इन्वेंशन का हो सकता है, पर बीज का, सीड का पेटेंट नहीं हो सकता। तो आप कहते हो फिर ये तो मेरा मतलब नुकसान हो जाएगा, आई एम अ सीड कंपनी, मैंने सब रिसर्च किया था। नो प्रॉब्लम, उसके लिए एक अलग कानून है, उसे कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट। उसमें जाके आप अपने सीड को रजिस्टर करा दो, आपकी सीड को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिल जाएंगे, आप जो भी सीड डेवलपर कंपनी है, ताकि आपकी कंपनी फिर बाकी कंपनियों को इसकी ब्लूप्रिंट फॉर्मूला दे सके कि तुम ये सब पैदा करके सेल कर सकते हो, पर मुझे उसमें से इतनी रॉयल्टी कमीशन मिलना चाहिए। सो दैट इज द प्लांट वैरायटी एक्ट। अब इसमें कंट्रोवर्सी ये हुई, पेप्सी कंपनी ने एक नए जात के हाइब्रिड पोटैटो इन्वेंट किया जिसका नाम था FC5 पोटैटो। मतलब उसमें खास बात जो भी होगी कि वो साइज में बड़े होंगे, इससे फायदा क्या, उसमें से जो पोटैटो चिप्स बनानी है वो बना सके, आसान हो जाए। अब तो पेप्सी को ये सब क्यों करना है? पेप्सी बनाए ना भाई, लेज जो वेफर कंपनी है वो भी पेप्सी का ही ब्रांड है। तो पेप्सी ने ऐसे सीड रजिस्टर किए और फिर पेप्सी ने अलग अलग फार्मर्स को ये सीड दी कि तुम इसको उगाओ और फिर जो पोटैटो बने वो हमको सेल करना, हम तुमको पैसा देंगे। तो फार्मर ये सब कर रहे थे, बट द प्रॉब्लम स्टार्टेड कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, मान लीजिए 2020 में, तब भी फार्मर के पास कुछ तो 2-3 थैली सीड बचा होगा, तो उन्होंने उसको रीयूज किया और फिर जो भी राइवल कंपनियां होगी, हल्दीराम या कुरकुरिया जो भी, उनको वो पोटैटो बेचने लगे जो कि पेप्सी ने इन्वेंट किए थे। तो पेप्सी को नाराजगी हो गई, पेप्सी ने कोर्ट में केस कर दिया। पेप्सी इंडिया सूज 9 गुजरात फार्मर्स फॉर राइट इंफ्रिंजमेंट और करोड़ों रुपए के पैसे मांगे। फिर बाद में फिर और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस और गवर्नमेंट ने कुछ प्रेशर बनाया तो पेप्सी ने केस वापस ले लिया और बाद में पेप्सी का ये जो सीड का रजिस्ट्रेशन था वो भी गवर्नमेंट ने कैंसिल करा दिया कि तुमने सही से डॉक्यूमेंट देके सब नहीं दिया था। बट इट शोज दैट देयर आर सम चैलेंजेस कि एक तरफ फार्मर की राइट भी प्रोटेक्ट करने और सामने कंपनियों की राइट भी प्रोटेक्ट करने हैं। अब ये नहीं बोल सकते कि रॉबिन हुड बन जाना चाहिए और सब गरीबों का कल्याण हो, तो फिर तो पेप्सी जैसी कंपनियां डिमोटिवेट हो जाएंगी कि अब से इधर कोई नया सीड वैरायटी देना ही नहीं है, तो फिर भारत में नए क्रॉप्स कैसे बनेंगे? तो फिर ये महंगाई जो बढ़ जाती है अलग अलग अनाज में, अलग अलग वेजिटेबल्स में, उसे हम रोक नहीं सकते। सो वी हैव टू बैलेंस बोथ द थिंग्स। अब वो कैसे करें, क्या करें, वो सब के लिए इंटरनेशनल सिम्पोजियम या सेमिनार भी हुआ था दिल्ली में, वो सब क्या मामला था हम लोग मीन्स में समझेंगे।
हाँ, तो हाइब्रिड सीड्स देखिए, हाइब्रिड सीड में होता है क्या कि राइस वैरायटी ए है, उसका राइस वैरायटी बी के साथ आप कंबाइन करके नया राइस वैरायटी सी करो कि जो वाटर कम मांगता हो, जिसका दाना लंबा हो, जिसमें सुगंध अच्छी आती हो, बासमती वाली। दैट इज हाइब्रिड, कि जहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग या क्रॉस पॉलिनेशन विद अदर प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज। तो फिर ये ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली मॉडिफाई या जीएम, ये क्या होता है? उसमें ऐसा है कि एक राइस का दूसरे राइस के साथ कंबाइन करना जरूरी नहीं। आप राइस का चिड़िया के साथ कंबाइन कर दो, आप राइस को बैक्टीरिया के साथ कंबाइन कर दो और कुछ नया बनाओ, तो उसे आप क्या बोलोगे? ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल कॉटन, उसमें बैक्टीरिया का जीन इंसर्ट किया, इन दोनों का डीएनए मिला दिया, तो नए जात का कॉटन बना, जिसको हमने कहा बीटी कॉटन। इसकी क्या खास बात है? बीटी कॉटन ऐसा है कि अगर कोई इंसेक्ट उसको खाएगा तो उसके पेट में कुछ अलग जात का केमिकल या प्रोटीन जाता है जो खुद में ही पॉइजन होता है, तो वो इंसेक्ट खा के मर जाता है। इन अदर वर्ड्स, आपने बीटी कॉटन लगाया, उस पर फिर कोई दवाई नहीं छिड़कनी, यू डोंट हैव टू स्प्रे एनी पेस्टिसाइड बिकॉज़ द प्लांट इटसेल्फ इज पॉइजन फॉर द इंसेक्ट। तो फार्मर का पैसा बच जाएगा पेस्टिसाइड में और फसल भी बर्बाद नहीं होगी, तो विन विन सिचुएशन फॉर हिम। तो ऐसे होते हैं ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। दे आर डेवलप्ड बाय ट्रांसफरिंग द जीन्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। हाँ, तो फिर इसमें क्या तकलीफ है? तो मैंने आपको बताया, रशिया ने जो स्पुतनिक वैक्सीन बनाई, उसका पेटेंट होगा, तो हम उनको पैसे या फीस देते हैं और वो हमें प्रोड्यूस करने देते हैं। सिमिलरली ये जो बीटी कॉटन सीड्स हैं, वो मॉन्सांटो नाम की ग्लोबल कंपनी ने बनाए हैं। अब उसके पास इतनी भी जमीन नहीं है कि हर जगह सीड पैदा करके फार्मर्स को बेचे, तो उसने जो भी केमिकल थी, फॉर्मूला थी, ब्लूप्रिंट थी, भारत की कंपनियों को दे दिया कि तुम इसको बनाओ और किसानों को बेचो। लेकिन हमें मतलब मॉन्सांटो कंपनी को इस पे कुछ फी मिलनी चाहिए, रॉयल्टी मिलनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं ट्रेड फीस। तो भारतीय कंपनियां जो कमाती है उसमें से कुछ हिस्सा उन्होंने मॉन्सांटो को देना पड़ेगा। अब प्रश्न कितना देना है? 10 रुपए देने, 100 रुपए देने, 5100 देने, वो कौन डिसाइड करे? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्वाभाविक मॉन्सांटो को मजा नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो थोड़ा कम रखेगी प्राइस ताकि फार्मर पे बोझ नहीं पड़े वगैरह वगैरह। तो ये भी कुछ इश्यूज चलते रहते हैं। फिर जो जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड, हाँ, उससे आप खेती बाड़ी करें, आपको फायदा। लेकिन ये जो सीड कंपनी है, वो एक नई जात की बदमाशी पे आ गई। वो ऐसी है कि सपोज मैं लक्ष्मीकांत की बुक प्रिंट करूं, पर मैं उसमें ऐसे ही डालूं कि वो 1 साल के बाद गायब हो जाए, सो दैट यू आर फोर्स कि आपको अब नया बुक खरीदना पड़ेगा सेकंड अटेम्प्ट के लिए, फिर थर्ड अटेम्प्ट के लिए। ये तो बदमाशी होगी ना कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फॉरेन कंपनी आजकल ऐसा नया लेके आई है कि देखो, तुम जीएम क्रॉप जैसे बीटीएम कॉटन खरीदो, लेकिन उसमें कंपनी एक टर्मिनेटर जीन डाल देगी। वो ऐसा होगी कि आप उस सीड को प्लांट करो, आपको पैदा हुआ ये जो भी अनाज है या कॉटन है, लेकिन उसमें जो सीड्स हैं उसको अगर आप रीप्लांट करोगे तो कुछ नहीं पैदा होगा, क्योंकि ये जो सीड्स हैं वो मतलब आपने जो सपोज ये फादर वन था और फिर ये उसका बेबी वन है, आप बेबी वन को रीप्लांट करो तो क्या नया बेबी टू होगा? नहीं होगा, क्योंकि स्टेराइल सीड्स है, नपुंसक पीढ़ी है। दे विल नॉट प्रोड्यूस द क्रॉप अगेन। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने ऐसा टर्मिनेटर जीन उसमें इंसर्ट किया उस क्रॉप में। तो ऑटोमेटिकली फार्मर को फोर्स हो जाता है कि अब तो उसने नया सीड हर साल खरीदना होगा। जस्ट लाइक कि लक्ष्मीकांत अगर ऐसे ही से बनाया जाए कि 1 साल बाद उड़ जाएगा, तो आपने एवरी ईयर यू हैव टू बाय द न्यू बुक। ऐसा ये बदमाशी कर रहे हैं। सो दैट इज द कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू टर्मिनेटर जीन्स। तो मॉन्सांटो कंपनी वो आजकल ऐसे सब टर्मिनेटर जीन वाले हमें बनाने हैं, ऐसे उसको खुजली मची है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अपोज करती है। दूसरा मैंने बताया ट्रेड फीस, मतलब मॉन्सांटो कंपनी ये सब हमने जो जीएम क्रॉप डिजाइन किए हैं उस पे हमें इतनी रॉयल्टी या पेटेंट या फी मिलनी चाहिए, तो कितनी फी होनी चाहिए? गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेती है, हमको मजा नहीं आता है। तीसरा चैलेंज होता है बायोसेफ्टी। बायोसेफ्टी मतलब क्या? अगर ये जो जीएम बीटी कॉटन है, जिसको आप मैं बोल रहा हूँ कि अगर इंसेक्ट खाएगा इंसेक्ट मर जाएगा, तो क्या चिड़िया खाएगी चिड़िया मर जाएगी? क्या हनी भी खाएगी मर जाएगी? और हनी भी अगर मर गई, मधुमक्खी मर गई, तो उससे फिर वो परागनयन जो होता है, पॉलिनेशन, वो नहीं हो पाएगा, तो पूरी बायोडायवर्सिटी को असर होगा। तो ये सब भी इसके साथ जुड़े हुए कंसर्न्स हैं। तो ये सब देखते हुए क्या इंडिया में हमें जीएम क्रॉप अलाउ करनी चाहिए? कौन डिसाइड करेगा? उसके लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी बनी है। वो लोग टेस्टिंग करेंगे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, फिर वो अप्रूव करेंगे, फिर वो फाइल जाएगी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने फाइनल अप्रूवल देना है, तब जाके उस चीज की खेती बाड़ी भारत में हो सकती है। तो इस तरह से उन्होंने बीटी कॉटन जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है उसको अलाउ किया है। और कौन कौन से क्रॉप को अलाउ किया है नहीं किया वो आपके हैंडआउट में दिया है। एक एक दो दो लाइन में याद रखना, बाकी की उसमें जो चीजें आप एनवायरमेंट में खुद से पढ़ लेना। बात इसमें ऐसी है कि देखिए, बीटी कॉटन, कपास को तो परमिट कमिटी ने भी दे दिया, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने भी दे दिया। बीटी ब्रिंजल तो कमिटी कहती है दो, मिनिस्ट्री ने अभी नहीं दिया है। जीएम मस्टर्ड, सरसों, तो उसको कमिटी ने अप्रूव किया है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हाँ भी नहीं ना भी नहीं ऐसा जवाब नहीं दे रही। जीएम रबर, रबर का जो प्लांट है, क्या उसको आसाम और ऐसे ठंडे इलाकों में भी उगा सकते हैं? उसका नया जीएम वैरायटी निकाला है, तो उसके अभी ट्रायल चल रहे हैं। लास्टली जीएम सोया मिल, सोयाबीन और सोया का सरसों का तेल है, तो आपने सोया सरसों का तेल निकाल लिया, तो बाकी जो कचरा बचा, रेसिड्यू, उसको क्या करना है? उसको मुर्गियों को खिला देना है, मछलियों को खिला देना है, और फिर आप उसे पोल्ट्री एंड फिशरीज की एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ऐसा जो कचरा बचता है आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द सोया ऑयल फ्रॉम द सोयाबीन्स, उसे हम कहते हैं सोया मिल। कोरोना में तकलीफ ये आई कि बाहर से जो सोया मिल आता था वो सब सप्लाई बहुत कम हो गई, जो नॉर्मल वाला सोयाबीन से बनाया हो, और हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन से बनाया सोया ऑयल और वो सब यूज नहीं करते इंडिया में, उसकी मनाही है। लेकिन गवर्नमेंट ने पाया अभी तो तकलीफ हो रही है, तो कम से कम मुर्गियों को तो खाने दो ये सोया मिल, भले जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन के प्लांट से इसको बनाया हो। तो ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया मिल को इंडिया में उसका इंपोर्ट अलाउ है, कल्टीवेशन अलाउ नहीं है। भारत में खेती नहीं कर सकते, बाहर से इंपोर्ट करके मुर्गी को मछली को खिला सकते हैं। तो दैट इज जीएम क्रॉप्स। बियॉन्ड दिस और भी चीजें उसमें समझने की, वो एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 12 पढ़ना है विथ नो एक्सक्यूज। हर साल सवाल नहीं आते, 2-3 साल में एक बार आता है, पर वो एक सवाल समझो इजी होता है, उतना रट के जाओ तो हो जाता है। तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, उसको पढ़ के जाना है। अनएकेडमी का कोर्स या मटेरियल आप दूसरी कोई भी आप चीज उसमें यूज करें तो साइंस टेक उसमें और आप समझ लेना। दैट इज योर होमवर्क। तुमने लैंड देख लिया, सीड देख लिया, अब और क्या चाहिए? जमीन में बीज डाला, अभी पानी डालना है। तो भारत में दुनिया की जो भी 17 to 18% आबादी है, पर दुनिया का हार्डली 4% फ्रेश वाटर है, तो पानी की तो किल्लत है, तो फिर सब स्कीम चलाओ। अब उसमें सब बोल बच्चन बातें, वो सब आप हैंड आउट करके खत्म करो, नथिंग रॉकेट साइंस। मैं आपको 2 लाइन में बात बता देता हूँ है क्या। मिनिस्ट्री, पहले इसमें 2 मिनिस्ट्री थी, एक थी नदियों की मिनिस्ट्री और दूसरी थी पीने के पानी की मिनिस्ट्री। फिर गवर्नमेंट ने 2 मिनिस्ट्री क्या, पानी तो है, तो भी नया मिनिस्ट्री कर दिया, जल शक्ति मिनिस्ट्री। और ये जो पुराने 2 मिनिस्ट्री थे उसको जैसे प्रमोशन होता है ऐसा डिमोशन होता है कि आप डीएसपी को हवलदार बना दो, डिमोशन हो गया। तो उसी तरह ये जो मिनिस्ट्री थे उसको डिमोट कर दिया कि अब से तुम डिपार्टमेंट हो, तो तुम्हारे ऊपर है जल शक्ति मिनिस्ट्री, और तुम दो नीचे मिनिस्ट्री नहीं डिपार्टमेंट हो। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर मैनेजमेंट गंगा, ये पहला हुआ, और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तब समझो जो वाटर रिसोर्स वाला है वो इरिगेशन का काम देखेगा, और ड्रिंकिंग वाटर वाला है वो स्वच्छ भारत मिशन और पेयजल का काम देखेगा। उसके नीचे कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी, कौन सी कंपनी, वो सब आपके हैंडआउट में दिया, सुकून से रट लेना। कि मैं पढ़ने लगा ये सब आपके हैंडआउट में, कौन सी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, वापको, वो सब हैंडआउट में दिया, देख लेना। कुल मिला के ऐसे कितने मिनिस्ट्री है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, जल शक्ति मिनिस्ट्री है, और ये पशुपालन और मछली पालन का, फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री की मिनिस्ट्री है। तो 4 मिनिस्ट्री हुई, उसकी सब डिटेल हैंडआउट में दी है, उतना आप पढ़ के खत्म करो। कुछ लोग कहें ये सब क्यों पढ़ना है? आप पिलर 3 को याद करो। कुछ एक प्रश्न पूछा था, टी बोर्ड ऑफ इंडिया वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में, कॉमर्स मिनिस्ट्री में, उसका हेडक्वार्टर दुबई में है कि नहीं? आजकल यूपीएससी को खुजली मची है ये सब पूछने की, तो यू हैव टू बी वेरी। और लेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर। अब वाटर की स्कीम्स देखते हैं।
मैं आपको एक एक दो लाइन में बताऊँ, पर आप सुकून से एंड आउट में सारे सेलिएंट फीचर पढ़ना। गाँव वालों को पीने का पानी मिलना चाहिए, तो उसे आप क्या कहोगे? नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, एनआरडीडब्ल्यूपी, ड्रिंकिंग वाटर फॉर एवरी विलेजर। फिर सरकार ने कहा इसमें मजा नहीं आ रहा है, तो अब इस चीज़ को बोलेंगे जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन में क्या करेंगे? सब गाँव वालों को पानी मिलना चाहिए पीने के लिए। प्रश्न इसके लिए पैसा किधर आएगा? टैक्स पेयर का पैसा है, जवाब है नहीं। काम्पा फंड से पैसा आएगा। काम्पा फंड क्या है? सपोज मुंद्रा पॉट बनाने के लिए अदानी 5,000 पेड़ काट दे, तो काम्पा अथॉरिटी उसको कहेगी ठीक है, एक एक पेड़ के इतने के हिसाब से 50 करोड़ हमको दे दो। जैसा वो पाकिस्तान में ब्लड मनी सिस्टम होता है, वो क्या? आपने किसी का मर्डर कर दिया, तो उनकी जो भी पंचायत है वो कहेगी तुम ये विक्टिम के फैमिली वालों को इतने लाख रुपए दे दो और वो तुमको माफ कर दे, तो तुम्हें जेल नहीं होगी। तो यहाँ भाई आप टी को खत्म कर दो, पेड़ की हत्या कर दो, पर उसके सामने पैसा दे दो, तुम माफी। सो दैट इज काम्पा फंड। तो ऐसे काम्पा फंड के अंदर उसका फुल फॉर्म याद रखना, कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, काम्पा। उसके और भी एनवायरमेंट के कानून रूल्स रेगुलेशन सब होंगे, वो एनवायरमेंट के कोर्स में पढ़ लेना। तो काम्पा फंड में जो पैसा है उसकी मदद से ये गाँव वालों को पीने का पानी मिले ऐसी व्यवस्था करेंगे, और योजना के जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन ओरिजिनली सिर्फ रूरल एरिया गाँव वालों के लिए था। फिर 2021 में सरकार ने कहा अर्बन एरिया में भी तो जो गरीब है उनके पास पानी नहीं है, तो उनको भी देते हैं, तो जल जीवन मिशन डैश अर्बन। तो जल जीवन मिशन अर्बन बना कि उसमें सब हम पाइपलाइन बिछाएंगे, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, 500 अमृत सिटी को कवर करेंगे। अमृत सिटी क्या है? वो पिलर 5 अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, ठीक है। उसके बाद कुछ और जल शक्ति मंत्रालय ने इनिशिएटिव लिए, एक तो है जल क्रांति, जल शक्ति, ये सब में क्या यूजुअली अवेयरनेस फैलाते हैं। फिर नमामि गंगे, तो स्वाभाविक है जो गंगा नदी उसको साफ करेंगे। फिर लेकर आए अटल भूजल योजना। अटल भूजल मतलब ग्राउंड वाटर, तो जिन स्टेट के अंदर पानी की किल्लत है, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा है, उसमें वर्ल्ड बैंक की मदद से कुछ फंडिंग लेकर काम करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, दैट इज अटल भूजल मिशन। ये तो पीने के पानी की बात हुई। अभी हम बात करते हैं सिंचाई मतलब इरिगेशन वाले पानी की, तो उसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब यूनियन पैसा देगा, और ये कोर स्कीम है, मतलब स्टेट ने भी पैसा देना होगा। सो इट इज नॉट 100% फंडेड बाय यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट सम मनी। तो सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके अंदर 4 पिलर है। 4 पिलर में पहला है कि पुराने सिंचाई के प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। सपोज नर्मदा डैम बन गया हो, उसकी कैनाल बन गई हो, वो इरिगेशन कैनाल मान लीजिए आनंद खेड़ा सूरत के आसपास, और उसको कच्छ तक पहुंचाना हो, तो वो एक्स्ट्रा काम जो करना है उसे हम कहेंगे एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। दूसरा है वाटरशेड डेवलपमेंट, उसमें चेक डैम, नाला बंद, फार्म पॉन्ड, ये सब है। वो क्या खड्डा खोद के बनाओ, फिर उसमें पानी आएगा, तो पानी स्टोर रहेगा, उसमें आप मछली पालन करो और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, वो सब है वाटरशेड डेवलपमेंट। आप ज्योग्राफी के लेक्चर में और समझना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का थर्ड पिलर है हर खेत को पानी। मतलब समझो कि नर्मदा कैनाल बन गई, नर्मदा डैम बन गया, उसके ऊपर कैनाल बन गई। अब ये कैनाल के अंदर से भी आपने बहुत छोटी-छोटी सब कैनाल बनानी होगी, उसमें से पूरा नीचे नीचे जाके हर एक फार्म को मिलना चाहिए पानी। तो वो जो नीचे पूरा नेटवर्क बनाना है, पाइपलाइन बनानी है, उसको हम कहते हैं हर खेत को पानी। और चौथा और आखिरी पिलर है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का पर ड्रॉप मोर क्रॉप। एक-एक पानी की बूंद से बहुत ज्यादा पैदावार होनी चाहिए। कैसे होगी? फ्लड इरिगेशन से ऐसा बाल्टी से बहा दोगे तो बन जाएगा नहीं। माइक्रो इरिगेशन मतलब ये सब जो रेन वाटर गन है, स्प्रिंकलर है, धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा पानी जाए ताकि उसको सही से एब्जॉर्ब कर पाए। इट इज जस्ट लाइक एक दिन में आप 200 लीटर बॉर्नविटा पियोगे तो ऋतिक रोशन नहीं बन सकते, पर रोज एक-एक ग्लास पियोगे या एक-एक कप पियोगे तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इट में हेल्प योर हेल्थ, क्योंकि आप बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी। दैट इज माइक्रो इरिगेशन। फिर कुछ और भी टर्म एक-एक दो लाइन में याद रखिए। फर्टिगेशन, आप ये जो सिंचाई का पानी इरिगेशन वाटर डाल रहे हैं उसी के अंदर फर्टिलाइजर मिला दो तो और काम हो जाएगा। मतलब बॉर्नविटा पी रहे हो उसमें हल्दी मिला दो, नहीं तो बॉर्नविटा मिला दो तो और इफ यू आर ड्रिंकिंग मिल्क तो उसके अंदर आप बॉर्नविटा मिला, वो क्या हुआ? फर्टिगेशन। जस्ट लाइक दैट इफ इन द वाटर यू आर एडिंग फर्टिलाइजर एंड देन डूइंग द इरिगेशन, तो हो गया फर्टिगेशन। मल्चिंग, ऐसे ही आप पानी डालोगे तो आप जानते हैं सनलाइट में ये सब इवेपोरेट हो जाएगा, ये तो बाष्पीभवन हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। सो हाउ कैन वी डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन? तो हमने ये जो खुली जमीन है, बेयर सॉइल, उस पे स्ट्रॉ, वुड चिप, शेडेड बार्क, मतलब लकड़ी की जो सॉमिल होती है जिसमें लकड़ी का सब फर्नीचर बनता है, उसका जो कचरा पड़ा है, ये सब चीजें इस पे आप लगा दो, स्प्रेड इट हियर, तो अपने आप वो मॉइस्चर को कंटेन करेगा, उसका इवेपोरेशन नहीं होगा जल्दी, तो लंबे समय तक पानी वहां पर टिका रहे एंड द प्लांट विल बी एबल टू एब्जॉर्ब इट। माइक्रो इरिगेशन के तो फायदे हैं, हमने समझा। चैलेंजेस क्या है? ये हाथी दादा इस पे चल के जाएंगे, इट विल बी डैमेज्ड, तो फिर इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता और इसका मैकेनिक और रिपेयरमेंट भी आसानी से नहीं मिलता, इसलिए फार्मर माइक्रो इरिगेशन के फायदे होने के बावजूद भी इसको अडॉप्ट नहीं करते। सो दैट इज इरिगेशन और उसके चैलेंजेस। क्या इरिगेशन को और बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं? वो मीन्स का मुद्दा है कि रिवर लिंकिंग करो, जैसे वो केन और बेतवा नदी को मिला दिया जाए। पॉलिसीज कल्टीवेशन, दाल उगाओ क्योंकि वो राइस के मुकाबले कम उसको पानी चाहिए। फ्री में पानी मत बांटो, कॉस्ट बेस होना चाहिए कि अगर फार्मर पहले 100 लीटर यूज करे तो फ्री हो, फिर 110 करे तो 10 लीटर का पैसा मांगो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब वो बारिश के पानी का संग्रह करो। वाटरशेड मैनेजमेंट, सब ऐसे खड्डे और नए आर्टिफिशियल तालाब खोदो और नेशनल लेवल की एक बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जिसका काम हो ये सब चीजों को मॉनिटर करे। ये सब होगा तो नीति आयोग आ जाता है कि हम लोगों को रैंक देना है, तो वो सब स्टेट को रैंक देने लगे कि कहां पर इरिगेशन की अच्छी व्यवस्था है। फिर अभी बीच में इंडियन एक्सप्रेस में ऐसा है कि नीति आयोग को खुद लग रहा है कि हमारा जो डेटा है वो सब सही नहीं है, वो ऐसे ही हवा में सब लिख दिया। इन रियलिटी व्हाट शुड हैपन? आपने अपने वर्कर को या जो भी सर्वेयर उसको भेजो कि वहां पानी का बर्बादी हो रहा है या बेस्ट प्रैक्टिस है, पर वो सर्वेयर वहां जाए नहीं और ऐसे ही बस कंप्यूटर में कुछ भी डेटा भर दे और फिर आप रैंक बना दें। इट इज नॉट एक्यूरेट सर्वे या इंडेक्स। तो नीति आयोग को ऐसा कुछ डर लगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि जो वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स और रैंकिंग देते हैं इसको भी टेंपरेरी सस्पेंड करते हैं, बाद में दुरुस्त करके बताएंगे। सो दैट इज वाटर। वाटर के बाद का मुद्दा है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में फर्टिलाइजर एक कंटीन्यूअस टॉपिक है, तो बेटर थोड़ा समझते हैं, 2 मिनट थोड़ा समझ के फिर ब्रेक लेते हैं। फर्टिलाइजर का क्या प्राइस होना चाहिए? कंपनी कहे मुझे 1000 रुपए में फर्टिलाइजर भेजना। फर्टिलाइजर है क्या? यू जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक बॉर्नविटा कि जमीन में मतलब आप सिर्फ दूध पियोगे तो उससे बॉर्नविटा पियोगे, ज्यादा हेल्थ अच्छी होगी। जमीन में कुछ भी नहीं और सीड डालोगे तो मान 5 किलो अनाज पैदा हो। यूरिया या कोई फर्टिलाइजर आप साथ में ऐड करोगे, इट विल एक्ट एज बॉर्नविटा और ज्यादा आपको प्लांट उसमें ग्रो करेगा। हाँ, तो जो फर्टिलाइजर कंपनी सोचती है मुझे 1000 रुपए में फर्टिलाइजर बैग बेचनी है, गवर्नमेंट उसको कहीं नहीं, प्लीज सेल इट फॉर 600 रुपए। ये किसान गरीब है उसको सस्ते में दे दो और हम यानी गवर्नमेंट आपका जो लॉस हुआ 400 रुपए कंपनी को पे करिए। सो दैट इज फर्टिलाइजर सब्सिडी। क्या गवर्नमेंट फर्टिलाइजर की प्राइस डिसाइड कर सकती है? उसको ऐसा पावर कहां से मिला? तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऐसे कानून है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसमें गवर्नमेंट को पावर मिला है कि फर्टिलाइजर, पेट्रोल, डीजल, मेडिसिन, मास्क, सैनिटाइजर, कोई भी ऐसी आवश्यक चीज है उसकी प्राइस गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है। तो उसमें फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर सरकार नहीं चुकी और उसमें वो प्राइस फिक्स करती है फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर जो भी होते हैं उसमें कोर 3 एलिमेंट्स वाले इंपॉर्टेंट है, एन, पी, के। एन मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कौन सा आएगा? यूरिया फर्टिलाइजर। यूरिया कैसे आप बनाएंगे? मीथेन लो, उसके अंदर आप हेबर प्रोसेस करोगे तो एमोनिया बनेगा NH3 और उसमें से नाइट्रोजन आप एक्सट्रैक्ट करके फिर यूरिया बनाओ। अब प्रश्न तो फिर तुम मीथेन लाओगे कहां से? तो जवाब है मीथेन आएगा नेचुरल गैस से। इसलिए ईरान और तुर्कमेनिस्तान से अगर पाइपलाइन बिछाते हैं शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनके, इट विल हेल्प अस।
सो दैट इज नाइट्रोजन वाला यूरिया, ज्यादातर फार्मर इसे यूज करते हैं। दूसरा होता है फॉस्फोरस और तीसरा होता है पोटाश। ये फॉस्फोरस और पोटाश यानी पी और के, इसके इंडिया में इनफ माइंस नहीं है, इतना अपना लोकल प्रोडक्शन नहीं है, तो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़े हमारे रशिया से, यूक्रेन से। तो स्वाभाविक रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते ये महंगा हो जाएगा तो तकलीफ होती है। अब आइडियली ये जो तीन एलिमेंट्स है एन पी के जमीन में कितने होने चाहिए, इसका कोई आइडियल रेशियो होगा कि मतलब बॉडी में इतना कार्बोहाइड्रेट और इतना प्रोटीन और इतना फैट होना चाहिए। तो उसी तरह जमीन में एनपीके का रेशियो होना चाहिए 4:2:1 का। लेकिन भारत की सॉइल टेस्टिंग करो, पता चलिए 8:3:1 है। ऐसा क्यों? कि मतलब फार्मर नाइट्रोजन वाला ज्यादा यूज करे। क्यों यूज करे? क्योंकि सस्ते में मिलता है। क्यों सस्ते मिलता है? क्योंकि सरकार सब्सिडी देती है। सो बिकॉज यूरिया इज अवेलेबल फॉर चीप प्राइस एंड इन लार्ज क्वांटिटी, तो अनपढ़ किसान ज्यादा यूज करते हैं। उनको लगता है कि मैं एक ही दिन में पूरा 1 किलो बॉर्नविटा का डब्बा पी लूंगा तो ऋतिक रोशन, पर वो बनना मुश्किल है। बट देन व्हाट विल हैपन, एक्सेस यूज ऑफ यूरिया, सॉइल और ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है। ऐसा जो सब्सिडाइज यूरिया है उसका स्मगलिंग चालू हो जाता है। स्मगलिंग दो जगह पर होता है। एक केमिकल इंडस्ट्री वाले उसको सिगरेट सिगरेट बनाने में, डाई इंक कोटिंग में, इवन फेक मिल्क बनाने में भी ऐसे सस्ते यूरिया को मिसयूज करते हैं। और दूसरा उसका स्मगलिंग होता है बांग्लादेश और नेपाल में, क्योंकि उनकी सरकार तो गरीब है तो वो तो सब्सिडी दे नहीं सकती, तो ये स्मगलर्स भारत में से चुरा के उनको वहां बेचते हैं। क्योंकि आप समझो अगर 1000 रुपए का माल है इंडिया में भी और 1000 में वो बांग्लादेश में भी है, पर भारत में तो सरकार ने सब्सिडी दिया तो 600 मिलता है। और स्मगलर क्या करेगा, इधर से लेके उधर जाएगा। इवन इफ ही सेल्स इट देयर फॉर 800 रुपीस, तो बांग्लादेशी फार्मर तो परचेज कर लेगा और ये स्मगलर को 200 का फायदा हो गया। सो दैट इज फर्टिलाइजर। अब इन सबको कैसे एड्रेस करें, मतलब दीज आर द प्रॉब्लम्स, सो हाउ टू एड्रेस दिस, वो अपना नेक्स्ट मुद्दा है जिसे हम फ्रेश माइंड से समझते हैं। बट दैट रिक्वायर्स फ्रेश माइंड। सो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वोटिंग लाइन कैन यू देख सकते हैं, सुन सकते हैं टू फॉल्स में अमित प्रशेल, भार्गव, विराट, हर्षित, विश्वरतन, निधि, नंदन, सरिजस, वी मूव फॉरवर्ड। तो हम लोग देख रहे थे एग्रीकल्चर और उसमें फर्टिलाइजर, और मैं आपको बता रहा था कि फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर का ओवर यूज हो रहा है जो सॉइल की हेल्थ के लिए, एनवायरमेंट की हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है। सो हाउ टू एड्रेस दिस। तो फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझो, उसको नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि पोटास और फॉस्फेट वाले तो बाहर से इंपोर्ट करने पड़े, तो भले सरकार सब्सिडी भी देती है पर क्वांटिटी मिले नहीं, क्योंकि रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। तो जो आसानी से मिलता है यूरिया, तो उसी को वो यूज करेगा। लेकिन यूरिया इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल्स ऑफ इंडिया, कि जैसे अगर कोई लेटराइट सॉइल हो वहाँ पोटाश ज्यादा होता है तो उसे पोटाश वाला फर्टिलाइजर नहीं चाहिए। अगर कोई रेड सॉइल हो तो उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी होती है तो उसको वो वाले फर्टिलाइजर चाहिए। मतलब आप समझो कि आप घर पे बैठ के सिर्फ बॉर्नविटा पी रहे हो और आपकी हेल्थ ऋतिक रोशन जैसी हो जाएगी, नहीं। आपको जिम में अलग जात के सब डाइट करने पड़ेगी, उसमें इतना प्रोटीन शेक पीना है, इतना ये वाला क्या मतलब मेडिसिन खाना या वट, तो उसे हम क्या कहें, कस्टमाइज या टेलर मेड डाइट प्रोडक्ट्स। आपके वजन के हिसाब से, एज के हिसाब से आपको इतना प्रोटीन मिक्स करना, इतना कार्बोहाइड्रेट मिक्स करना। तो यहाँ पर भी अलग अलग सॉइल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज फर्टिलाइजर बनने चाहिए। पर इंडिया में वो सब बनते नहीं, सब कंपनियां सोची यूरिया बनाते हैं, सरकार तो सब्सिडी दे रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट एक नई स्कीम लेकर आती है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी यानी NBS। वैसा कहते हैं कि सपोज सरकार एक नॉर्मल मैगी बनाए, जिसको मैं कहूँ कि नॉर्मल मैगी यानी यूरिया है, और मान लीजिए गवर्नमेंट उस पर 10 रुपये सब्सिडी देगी। लेकिन अगर वो कंपनी के अच्छा मैं तो मोमोज मैगी बनाऊंगा, तो गवर्नमेंट अच्छा तुमने इसमें मोमोज डाले, वो अलग जात का न्यूट्रिएंट है तो हम आपको 20 रुपये सब्सिडी देगी। फिर तीसरा, नहीं मैं तो इसमें चीज भी डालता हूँ, तो अच्छा चीज डालते हो वो भी न्यूट्रिएंट है तो 30 रुपीज सब्सिडी। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स और केमिकल यू आर एडिंग इन द फर्टिलाइजर, उस हिसाब से गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा सब्सिडी देगी, आपको मतलब केमिकल फर्टिलाइजर कंपनी को, दैट इज न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। तो 2010 से लेके आई सरकार।
कि देखो तुम कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नया फर्टिलाइजर बना तो टेलर मेड की ओडिशा में जो फर्टिलाइजर चाहिए वो वहाँ चाहिए, वो जमीन का अलग है, पंजाब में चाहिए वो जमीन को अलग चाहिए, अब जमीन के हिसाब से नए इन्वेंट करो फर्टिलाइजर। और हम मतलब गवर्नमेंट आपकी फर्टिलाइजर कंपनी को सब्सिडी देंगे, डिपेंड करता है आपने कौन सा केमिकल कितने मात्रा में यूज किया। एवरी किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन का 19 रुपये, एवरी किलोग्राम पोटास का इतना, फॉस्फेट का इतना, सल्फर का इतना, ऐसा हम न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी आपको देंगे। इससे फायदा क्या है, फर्टिलाइजर कंपनी को मोटिवेशन बने कि हाँ अभी मैं कस्टमाइज ऐसे बनाऊंगा फर्टिलाइजर तो भी सरकार मुझे सब्सिडी देगी, सिर्फ यूरिया पे सब्सिडी मिलेगी ऐसा नहीं है, बाकी भी मैं नए नए फर्टिलाइजर इन्वेंट कर सकता हूँ। अब ये जो सब्सिडी जाएगी वो कैसे जाएगी, तो गवर्नमेंट बैंकों के अंदर पैसा जमा करेगी और बैंकर्स के पास से कंपनी के बैंक अकाउंट में वो सब्सिडी का पैसा जाए। प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि ये तो कंपनी वाले तो स्मगल करने में मदद करते थे कि नेपाल और बांग्लादेश को भी एक्सपोर्ट कर दें और सिगरेट और डाई और केमिकल इंडस्ट्री को भी एक्सपोर्ट कर दें, तो हाउ टू स्टॉप दिस। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब से फर्टिलाइजर कंपनी जितना फर्टिलाइजर बेचती है तो उसका आईडी प्रूफ उसने लाना होगा कि फार्मर का आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और वो साबित करे कि अच्छा ये 500 किलो फर्टिलाइजर हमने इंडिया के फार्मर्स को बेचा है, तभी गवर्नमेंट उसके 500 किलो का सब्सिडी का रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब बैंकों के द्वारा उस फर्टिलाइजर कंपनी के बैंक अकाउंट में सबमिट होगा। सो दिस इज गोइंग ऑन। मतलब आप समझो इंडिया में ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट फार्मर को सीधा पैसा नहीं देती फर्टिलाइजर बाय करने का या कुछ, गवर्नमेंट इन कंपनियों को देती है कि तुम 1000 रुपए का माल इनको 600 में बेचो तो गवर्नमेंट इन कंपनियों को 400 सब्सिडी देगी। सो दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी जो मैंने आपको आगे बताया। आपको ऐसी बॉडी बनानी है, हाँ तो इसके लिए क्या खाना है, अगर आप एक मोटे आदमी को कहो तो उसका डाइट प्लान अलग बनेगा और जो कमजोर आदमी उसको उसका डाइट प्लान अलग बनेगा, मतलब आपको कितने फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, डाइट प्लान विल बी डिफरेंट। तो सबसे पहले आपको अपना हेल्थ कार्ड निकलवाना होगा। तो उसी तरह कोई सॉइल में कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश चाहिए, 4:2:1 चाहिए या 2:3:5 चाहिए, क्या चाहिए, उसका सॉइल हेल्थ कार्ड बनाना चाहिए। हाँ, तो वही सॉइल हेल्थ कार्ड कि जहाँ फार्मर की जमीन को वो टेस्ट करेंगे और उसे एक सॉइल हेल्थ कार्ड देंगे 3 साल की वैलिडिटी होगी, उसमें सब लिखा होगा कि तुम्हारी सॉइल में कितने एनपीके हैं, जिंक, फेरस और बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, सल्फर और ऐसे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कितने हैं, आपकी जमीन कितनी एसिडिक या अल्कलाइन या बेसिक है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितनी, ऐसे 12 पैरामीटर्स को चेक करके फार्मर को एक ऐसा कार्ड बना के दिया जाता है। ये जो कार्ड है इसमें सब लिखा होगा, ये गुजराती में लिखा है, क्यों, क्योंकि फार्मर को लोकल लैंग्वेज समझ आए इसलिए इसको ऐसा बना के देंगे। उसमें सब लिखा होगा कि ये ऋतु में खरीफ या रबी कौन सा आप फसल लेंगे, मतलब केला है तो उसके लिए इतना यूरिया डालना है, अगर आपको तंबाकू उगानी है तो इतना यूरिया डालना है, मतलब देखो उसका भी वो काउंसलिंग तो देते हैं ताकि विमल फैक्ट्री को तकलीफ नहीं रहे, शॉर्टेज नहीं हो जाए। एनीवेज तो दैट इज सॉइल हेल्थ कार्ड। ये सॉइल हेल्थ कार्ड पहले उसके एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आपकी जमीन का सैंपलिंग करते थे मैनुअली, उसमें सब आप समझते केमिकल डालेंगे, टेस्ट करेंगे, 2-3 घंटे निकल जाते थे। तो अभी आईसीआर की एक संस्था ने नया मशीन निकाला है, वैसा कि उसमें वो सीधा जैसे ही फर्टिलाइजर मतलब सॉइल का सैंपल डालेंगे और कुछ केमिकल डालेंगे तो मोबाइल ऐप में विदिन 30 मिनट्स वो दिखा देगा कि आपकी सॉइल में हर एक एलिमेंट कितना है, कौन से डेफिशिएंट है, उस हिसाब से कौन सी फर्टिलाइजर डालनी चाहिए, कौन सी खेती-बाड़ी करनी चाहिए। तो उसका नाम याद रखना है मशीन का, भू विजन या कृषि रास्ता सॉइल टेस्टिंग इक्विपमेंट। विदिन 30 मिनट इट जनरेट्स द सॉइल हेल्थ कार्ड। और क्या काम हो रहे हैं फर्टिलाइजर के मिसयूज को यूज करने डिक्रीज करने के लिए, सरकार लेकर आई नीम कोटिंग ऑफ यूरिया। सपोज ये यूरिया का एक कण है, इसके ऊपर सरकार नीम ऑयल को ऐसे स्प्रे करके लेप दो, तो इससे क्या फायदा होगा, 2 फायदे होंगे। पहला, इसका डाइवर्जन नॉन एग्रीकल्चर पर्पस में नहीं होगा कि इसको सिगरेट इंडस्ट्री वाले यूज नहीं कर सकते, इसे नकली मिल्क नहीं बना सकते वरना वो तो कड़वा लगेगा ना भाई, नीम वाला हो जाएगा। दूसरा, ये जो नीम कोटिंग कर दिया इसके चलते पानी में ये वाला पार्टिकल स्लोली डिसॉल्व होगा, तो फायदा क्या है, वो आगे हमने मेंस की क्लास में पढ़ा था, अगर आप खाना खाते हैं और तुरंत अपना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से निकल जाता है तो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। सिमिलरली अगर पानी में तुरंत डिसॉल्व होकर बह गया तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो इट स्लोज डाउन द रेट ऑफ यूरिया डिसोल्यूशन। और तीसरा कि पेस्ट और डिजीज से भी बचाता है, क्योंकि कीटक भी आप खाएंगे तो उसको भी ये कड़वा लगेगा तो मजा नहीं आएगा, उसको खा के मर जैसे मच्छर भाग जाएगा फ्रॉम द स्मोक ऑफ दिस नीम बर्निंग नीम लीव्स। तो इसे कहते हैं नीम कोटिंग ऑफ यूरिया। इसके बारे में भी एक बार प्रश्न पूछा था कि चाहिए सरकार नीम कोटिंग ऑफ यूरिया क्यों करा रही है, क्योंकि नीम कोटिंग करने से इट स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन सॉइल। ये जो यूरिया है ये पाउडर फॉर्म में होता है। पाउडर फॉर्म में होने का नुकसान क्या है, 1 एकड़ में आपने 90 किलोग्राम पाउडर बिछाओगे तब जाके आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दिखे, लेकिन 90 किलो की बैग आप लेने जाएंगे तो उसके 500 रुपए लगते हैं। इफको जो कि एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एक नई चीज लेकर आए, नैनो यूरिया, मतलब वो 500 मिलीलीटर की बोतल होती है उसको आप पानी में मिलाओगे तो और ज्यादा जो भी और 100 लीटर वो बन जाएगा, और फिर 1 एकड़ के लिए सिर्फ एक बोतल काफी है 500 मिलीलीटर की, और उसका प्राइस भी लगभग आधा है 240 रुपए का। तो अगर हम नैनो यूरिया यूज करें, मतलब ये जो लिक्विड यूरिया है नैनो पार्टिकल फॉर्म में, उसे यूज करें, एक तो सस्ता भी है, कम क्वांटिटी में चाहिए, जिसके चलते उसे जो भी उस यूरिया फेंक रहा है पाउडर वाला, एयर पोल्यूशन भी होता होगा, सॉइल पोल्यूशन भी होता है, वो सब कंट्रोल में रहे। तो इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया कि हमने इंडिया के फार्मर्स को नैनो यूरिया यूज करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। पहले आप फर्टिलाइजर की दुकान पे जाते तो क्या मिलता, फर्टिलाइजर, लेकिन वहीं पर अब से किसान को सीड भी मिले, फर्टिलाइजर भी मिले, ये जो फार्म इक्विपमेंट होते हैं अलग अलग वो भी मिले, पेस्टिसाइड भी मिले, जंतुनाशक दवाइयाँ ये सब मिले, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ऐसी फर्टिलाइजर की दुकानों को थोड़ा जो भी सब्सिडी और सपोर्ट देगी कि तुम सिर्फ फर्टिलाइजर मत बेचो, ये भी और चीजें बेचो ताकि इंडिया के फार्मर नए नए इक्विपमेंट सीड्स यूज करें और अपनी प्रोडक्शन बेहतर हो सके। पहले फर्टिलाइजर के बैग अलग अलग कंपनी के अलग, ये मैगी है, ये रेमन है, ये सनफिश का नूडल है, ऐसा चलता था। फिर गवर्नमेंट ने कहा नहीं, सब पे एक ही लेवल होना चाहिए, भारतीय जन उर्वरक परियोजना, मतलब बैग ऐसी होगी, सब एक टाइप की दिखेगी, कलर थोड़ा अलग चेंज होगा बट मोस्ट ऑफ इट यू सी सेम टू सेम थिंग, कि ऊपर तिरंगा होगा, बड़े अक्षरों में स्कीम का नाम लिखा है, 2/3 ऑफ द बैग एरिया उसमें लोगो और सरकार की योजना का नाम, और नीचे जो 1/3 एरिया होगा उसमें कंपनी का नाम होगा कि ये इफको का है, क्रिप्को का है, अजीत कंपनी का है। तो ये जो किया गया कि अब से बैग का कलर और डिजाइन बदल दिया, उसे हम क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर। ये स्कीम है, मतलब स्कीम क्या है, फर्टिलाइजर तो कंपनियां बनाएगी पर उसकी जो बैग है उसका लेआउट सरकार डिजाइन करेगी। इससे क्या फायदे, पहला, सपोज ऐसे बैग आपको जैसे ही दिखे, मान लीजिए बांग्लादेश की बॉर्डर पे, तो आपको पता चल जाएगा नहीं तो स्मगलिंग हो रहा है, बिकॉज़ दिस बैग्स आर नॉट सपोज्ड टू बी इन द ट्रक गोइंग टू बांग्लादेश, सो मोर इजी टू डिटेक्ट इट, स्मगलिंग को रोकने में मदद मिली। दूसरा फायदा जो क्रिटिक्स कहते हैं कि सरकार को फेम या क्रेडिट लेना है, तो अपन समझो ना सरकार सब्सिडी भी तो दे रही है ना, मुफ्त का क्रेडिट तो थोड़ी है, गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडी टू द फार्मा कंपनीज, तो अगर गवर्नमेंट इंसिस्ट करे कि बैग का ऐसा डिजाइन होना चाहिए और उसमें ऐसे कलर कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, तो सरकार करे। उसका शायद एक और भी कारण हो सकता है, हम लोग मेंस में समझेंगे कि कैसे सरकार 3
किसान कानून लेके आई थी जो किसानों के हक में थे, बट दे वर अनेबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली। तो बाकी जो एलिमेंट्स थे उन्होंने सब नेगेटिविज्म फैलाया, गवर्नमेंट ने वो कानून को अंडू करना पड़ा, डिलीट करना पड़ा। तो फार्मर्स में कैसी इमेज गई होगी, ये तो सरकार तो हमारे हक में कुछ करती नहीं है, तो उनको ये भी तो मैसेज जाना चाहिए कि भाई हम सब्सिडी देते हैं तो ये फर्टिलाइजर आपको सस्ता मिल रहा है। तो उसके लिए भी तो जरूरी है कि ऐसा कुछ किया जाए। सपोज एक बाइसिकल है, कोई भी सरकार चलाए, स्कीम चलाए, तो वो ऑरेंज कलर की भी हो सकती है, येलो कलर की भी हो सकती है, ब्लू कलर की भी हो, तो पॉलिटिकल पार्टी अपने कलर क्यों लगवाती? ताकि वोटर में मैसेज जाए कि आपने वोट दिया था तो हमने काम किया, दिस इज अ टेंजिबल आउटपुट ऑफ इट, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, आपके सामने है। अब ये क्या एथिकल है, अनएथिकल है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वाले, वो सब एथिक्स और पॉलिटिक्स के मुद्दे बनते हैं। तो उसमें भी वो कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं कि उसमें हम दिमाग अभी खर्च करें। दूसरा, सरकार ने पाया कि हम ये जो कंपनियों को फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रहे हैं, पर किसान तो ये धनाधन यूरिया यूज कर रहे हैं, तो हम कैसे इसको डिक्रीज करें? सरकार ने कहा स्टेट्स को कि डियर स्टेट गवर्नमेंट, आप ये फार्मर को और मोटिवेट करो, मतलब अवेयरनेस कैंपेन कराओ, सॉइल हेल्थ कार्ड करवाओ, और भी स्मगलिंग रोको, जागृति फैलाओ, कुछ करो। तो अगर सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्टिलाइजर पे 100 करोड़ की सब्सिडी देती थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने सब सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर अलग अलग काम अच्छे से करवाए और वो 100 करोड़ की सब्सिडी उनकी बचा दी। तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है, यूनियन कहता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट आपने हमारे 100 करोड़ सेव करवा दिए, तो इसका 50% यानी 50 करोड़ यूनियन स्टेट को देगा, 50 करोड़ एज ग्रांट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट मेहनत करके जितना सब्सिडी का खर्चा बचवा लेगी उसका 50% यूनियन गवर्नमेंट उस स्टेट को ग्रांट के रूप में देगा। ग्रांट का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का अनुदान, मतलब कि वो लोन नहीं है, वो एक जात का गिफ्ट है कि आपका पैसा है, आप मौज करो। तो स्टेट का भी फायदा 50 करोड़ मिल जाएंगे, जिससे वो अपना कुछ और काम कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ हम कहते हैं पीएम प्रणाम स्कीम। तो पीएम प्रणाम स्कीम क्या चाहता है? स्टेट गवर्नमेंट एक्शन ले, सॉइल हेल्थ कार्ड, अवेयरनेस, स्मगलिंग प्रिवेंशन, ताकि यूनियन गवर्नमेंट को फर्टिलाइजर सब्सिडी कम देनी पड़े, जितना पैसा बच जाएगा यूनियन उसका 50% उस स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट या अनुदान के रूप में दे देगा। पीएम प्रणाम स्कीम। तो लैंड, सीड, वाटर, फर्टिलाइजर यूज करती है। पेस्टिसाइड्स मतलब जंतुनाशक दवाएं, वीडीसाइड मतलब घास फूस जो उग जाती है उसको हटाने की दवाई। तो आप सोचो क्या ये ग्रास हॉपर या टिड्डी है, तो हमने 100% ऐसे सबको मार देना चाहिए? अगर इन सबको आप मार दोगे तो फ्रॉग क्या खाएगा, तो फिर स्नेक क्या खाएगा, तो फिर ईगल क्या खाएगा? तो यानी हमने 100 को नहीं मारना चाहिए, हमने 90 को मारना चाहिए, 10 को छोड़ दो। उसे हम कहेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम। मतलब डू नॉट किल 100% ऑफ द पेस्ट, बस उतने को मारो कि जिससे अपना फसल बहुत नुकसान नहीं हो। 10% नुकसान हो तो होने दो, फिर पूरी बायोडायवर्सिटी, इकोलॉजिकल साइकिल उसे चलाने के लिए भी तो पेस्ट की जरूरत है। तो उसके लिए क्या जरूरी है? एक तो मॉडरेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड, दूसरा एंडोसल्फान जैसे केमिकल, उसका दे दनादन प्रयोग नहीं। वो कुछ ऐसा है कि केरला के अंदर किसान बिना कुछ प्रोटेक्शन या क्वांटिटेटिव लिमिट रखे बस छिड़कते रहते हैं। कुछ बार एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर से भी छिड़क देते हैं। फिर कोई नदी है, तालाब है, कुआं है, उसमें भी ये केमिकल जाता है। फिर जो बच्चे पैदा होते हैं वो पानी पी के वो सब फिजिकली हैंडीकैप पैदा होते हैं। तो ये सब नहीं हो, इसलिए वी हैव टू बी मोर केयरफुल इन हाउ वी यूज द पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड देखिए, अब तक हमने देखा फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड मतलब केमिकल की बात करी। अब मैं आपको कहता हूँ कि केमिकल यूज ही मत करो, नेचुरल फार्मिंग करो। बॉर्नविटा मत पियो, दूध ही पियो और उससे जितनी बॉडी बनी वो उससे खुश रहो। तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। डू नॉट यूज केमिकल्स, कोई भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड कुछ यूज नहीं करना है। आपने नेचुरली जितना हो उतना खुश रहो उसमें। उसमें आप अलग अलग टेक्निक यूज करो, क्रॉप रोटेशन, वो आप जानते हैं, पल्सीज दाल और ये जो ग्राउंडनट मूंगफली वगैरह, उसके अंदर रिबोसोम या राइजोबियम नाम का कोई बैक्टीरिया होता है, उससे नाइट्रोजन जमीन में ज्यादा आ जाता है। तो फिर अगले साल आप राइस उगाएंगे तो आपको यूरिया डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन तो जमीन में आ गया। तो ऐसा क्रॉप रोटेशन किया जाए, क्रॉप रेसिड्यू, फसल अवशेष का नया कंपोस्ट या जैविक खातर बनाया जाए, मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, ये सब आप यूज करो। तो ऐसा एनकरेज करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट पैसा देगी, उस चीज को हम कहते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना। सो डू नॉट यूज केमिकल्स, डू द कल्टीवेशन विदाउट यूजिंग केमिकल्स। उसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना से क्या फायदे? दो फायदे। पहला, एनवायरमेंट को फायदा है, क्योंकि जहरीला केमिकल नहीं जाएगा तो जो भी बायोडायवर्सिटी, इंसेक्ट और वो सब कंट्रोल में रहेंगे। मतलब 100% जो मैंने आपको आगे बताया, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, सभी जीव जंतुओं को मारना नहीं है, सॉइल वाटर एयर का पॉल्यूशन कम रखना है। दूसरा है इकोनॉमी को फायदे। हमने देखा कैसे यूरिया पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, लेकिन अगर फार्मर खुद से यूरिया कम यूज करेंगे तो सब्सिडी भी कम देनी पड़ेगी। तो ये फायदा हो गया कि सरकार का सब्सिडी बिल कम हो जाए। दूसरा, अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब केमिकल फ्री प्रोडक्ट, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, अमेरिका, यूरोप, उसके जो हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स हैं, उसको खरीदने में खुशी खुशी खरीद लेंगे। तो 50 रुपए का टोमेटो, नॉर्मल टोमेटो, और आप कहने ये तो ऑर्गेनिक टोमेटो तो 150 रुपए का होगा तो भी वो ले लेगा, क्या ये तो हेल्थ के लिए और अच्छा है। ये सब फायदे देखते हुए सिक्किम ने एक कानून पास किया कि अब से हमारे स्टेट में ये सब जो यूरिया वगैरह केमिकल है उसकी एंट्री को हम लोग बैन करते हैं। जस्ट लाइक कि बिहार और गुजरात और वहां पर दारूबंदी है, लिकर प्रोहिबिशन, सिक्किम के अंदर यूरिया प्रोहिबिशन है कि उधर केमिकल आप ला नहीं सकते। इस ऐसा करके सिक्किम भारत का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बन गया है, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। 100% केमिकल फ्री फार्मिंग वो करते हैं। फिर हम वापस आए तो ये चीज थी परंपरागत कृषि विकास योजना, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। उसमें बात क्या है कि हम केमिकल फ्री फार्मिंग को एनकरेज करेंगे। इसमें सरकार ये करेगी, 50-50 फार्मर का ग्रुप बनाएगी और उनको कहेगी तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, केमिकल मत यूज करो। और अगर आप इसको अडॉप्ट करते हैं तो हम मतलब गवर्नमेंट इन फार्मर्स को 20,000 रुपये पर एकड़ देगी। ओके, तो फार्मर और 50 क्यों लेके आने, ऐसा क्यों ग्रुप बनाना है? सपोज कुछ ऐसे 4-5 ये फार्मर हैं। अब जो सेंटर वाला कहे कि मैं केमिकल यूज नहीं करूंगा, लेकिन ये वाला फार्मर अगर यूज करेगा तो फिर जब बारिश होगी तो उसका केमिकल बह के इसके खेत में आ जाएगा, तो ये केमिकल यूज नहीं कर रहा है, लेकिन इसका भी जो है अनाज वो केमिकल वाला हो जाएगा। तो फिर आप जब उसका लैब टेस्टिंग कराओगे, फिर जो केमिकल फिर अमेरिका भेजोगे वो तो रिजेक्ट कर देगा और ऊपर से बैन भी लगा देगा कि ये तो झूठ बोलते हैं, इन्होंने बोला केमिकल नहीं, पर इसमें केमिकल। सो देयरफॉर यू आइडियली वांट कि अगर बंद करवाना तो एक फार्मर अडॉप्ट नहीं कर सकता, उसके आस पड़ोस के कुल मिला के 50 फार्मर मस्ट स्टॉप यूजिंग केमिकल्स, अदरवाइज रेन के चलते, ग्राउंड वाटर के चलते केमिकल आ जाएगा। यस, सो द स्कीम रिक्वायर्स फार्मिंग 50 फार्मर का ग्रुप, और उसमें हर एक फार्मर को 20,000 रुपये पर हेक्टर देंगे कि अब से तुम केमिकल मत यूज करना। दैट इज परंपरागत कृषि विकास योजना। फिर ये जो परंपरागत कृषि विकास योजना है उसकी एक और सब स्कीम सरकार लेकर आई 2021 में, जिसको कहा भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, जिसमें 12,000 रुपीज पर हेक्टर कुछ और दिए जाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे भाई ये क्या बात है, तुमने अभी बोला परंपरागत कृषि विकास योजना जिसमें 20,000 मिलेंगे, अब आप बोले कि उसके नीचे एक और सब स्कीम है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति जिसमें 12,000 और मिलेंगे, तो डबल मिलेंगे या इसका सबसेट है या क्या सिमिलर या क्या डिफरेंट है? भाई मेरे को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने खुद ही इतना सब खुल के बोला नहीं है। जब नई स्कीम का नाम लेते हैं तो पुरानी का कुछ डिटेल नहीं था, जब पुराना देखो उसमें नया का नहीं, डोंट फाइंड मैनुअल सो इजीली। तो एक दो लाइन में याद कर लो, बाकी ऐसा कि मीडिया को दिखाने के लिए या इलेक्शन के लिए सरकार ने नया नया कुछ करना पड़ता है। ये ऐसी बात है कि आप याद करो,
हमने एक स्कीम खोली थी, श्रम योगी मानधन की, जिसमें ये जो लेबर है उसको 3000 का पेंशन मिलेगा, वो मर गया तो उसकी हस्बैंड या वाइफ को 1500। तो एक स्कीम काफी ऊपर, उसके 3 स्कीम है। एक लघु व्यापारी मानधन है, एक किसान मानधन है और ये श्रम योगी मानधन है। समथिंग लाइक दैट। एक एक दो दो लाइन में याद करो, आगे बढ़ो। फिर बात आई ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट मतलब फार्मर ने रुपया खर्च नहीं करना है, उसने पैसा ना लोन में लेना है, ना कोई सीड फर्टिलाइजर खरीदना है, सब कुछ खुद से प्रिपेयर करना है। ऐसी नेचुरल फार्मिंग, डू द फार्मिंग विदाउट यूजिंग केमिकल। उसके बाद फर्टिलाइजर, अर्थवॉर्म, काउ डंग, ये सब यूज करो। तो गवर्नमेंट ने कहा इसको भी हम प्रमोट करेंगे। दैट इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, विच इज बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप कहे तो बस अब तो यही करेंगे, लेट अस नॉट यूज एनी केमिकल्स, हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। तो भाई इट इज नॉट अ पनिशिया फॉर इंडिया, ये भारत के लिए रामबाण याद नहीं। क्यों? क्योंकि आप समझो, अगर आप ये प्रोटीन शेक या बॉर्नविटा नहीं पियोगे तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। आपकी बॉडी स्लिम रहेगी बट यू नॉट बिकम लाइक ऋतिक रोशन। तो फिर अगर आप केमिकल यूज नहीं करेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में यील्ड कम आती है। मतलब सपोज आपके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, अगर आप केमिकल यूज करते हो, मान लीजिए 500 किलो टोमेटो पैदा हुए, केमिकल यूज नहीं करोगे, सिर्फ 50 किलो टोमेटो पैदा होंगे। सो द क्वांटिटी प्रोड्यूस पर एकड़ इज लोअर देन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। तो अगर पूरा इंडिया 100% ऑर्गेनिक हो गया, केमिकल यूज नहीं करेगा, तो फूड शॉर्टेज हो सकती है, जिसके चलते इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। जैसा श्रीलंका में हुआ था, श्रीलंका की सरकार को सपना आ गया कि केमिकल बैन करते हैं, फिर अनाज ही पैदा नहीं हुआ, फिर बहुत महंगा हो गया, फिर उन्होंने अनबैन करेंगे, तब तक इकोनॉमी बर्बाद होगी, फिर आईएमएफ के पास भी मांगने जाना पड़े। सो वी डू नॉट वांट टू गेट इनटू दैट सिचुएशन, सो देयरफॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नॉट पनिशिया। ऑफ कोर्स कुछ स्टेट या कुछ फार्मर करते हैं, उसको प्रमोट करो, बट पूरे भारत में बैन लगा दो यूरिया पे, दैट इज नॉट आइडियल। दूसरा, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाते हैं तो उसमें टोमेटो देखो, ये सब टोमेटो है बिना केमिकल के बनाए, तो इसका साइज शेप कलर आप देखो सब अगली है। ये वाले नीचे जो टोमेटो सब केमिकल से यूरिया वगैरह डाल के बनाए हैं, तो देखो साइज शेप यूनिफॉर्म है, कलर यूनिफॉर्म है। तो ऑर्डिनरी कस्टमर को आप बोलो कि कौन सा टोमेटो खरीदोगे, तो वो तो अपना हार्ट इमोजी केमिकल वाले को ही देगा कि यही बेस्ट है, ऑर्गेनिक वाले को नहीं देगा। दूसरी बात, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्वांटिटी कम पैदा, इधर 50 किलो पैदा हुआ है, इधर 500 किलो पैदा हुआ है, तो फार्मर जब सेल करने जाएगा, अगर उसके पास 50 किलो ही सेल करने को है, तो वो क्या करेगा, 1 किलो का 150 रुपये मांगेगा। तो कस्टमर तो वैसे भी खरीदेगा नहीं ऑर्गेनिक, एटलीस्ट लोअर मिडिल क्लास कस्टमर, तो वो तो केमिकल वाला जो सस्ता होगा शायद 50 रुपये का पर किलो, उसी को खरीदेगा। तो ये सब चीजों को भी आपने कंसीडर करना, मार्केट डायनामिक्स, हाउ द कंज्यूमर विल परचेज, व्हाट इज द इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर, तो ये सब देखते हुए भी 100% ऑर्गेनिक होना भारत के लिए ठीक नहीं। क्या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने एक जैविक खेती पोर्टल बनाया, नहीं तो ओला उबर पे आप टैक्सी ड्राइवर और पैसेंजर कनेक्ट होते हैं, तो जैविक खेती पोर्टल पर क्या होगा, ऑर्गेनिक फार्मर और उसको खरीदने वाले कस्टमर को कनेक्ट किया जाएगा, दैट इज जैविक खेती पोर्टल। हेलमेट है वो सेफ है कि नहीं, क्या गारंटी है, आईएसआई लॉग होना चाहिए। तो अगर फॉरेन का कस्टमर तो ये पूछेगा कि तुम बोले ऑर्गेनिक है, पर मैं कैसे मानूं ऑर्गेनिक है कि इसमें कोई केमिकल नहीं है, तो उसका भी कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ऐसा सर्टिफिकेट कौन दे, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, पर उसके पास इतना स्टाफ तो होगा नहीं कि पूरे भारत के जितने फार्मर ये सब उगा रहे हैं अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, तो सबको टेस्ट करने का तो उसके पास रिसोर्सेज, बिल्डिंग, ऑफिस, टेस्टिंग इक्विपमेंट नहीं होंगे। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि अच्छा जो बाकी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के लैब्स हैं या क्वालिटी टेस्टिंग सेंटर हैं, हम उनको ये सब काम आउटसोर्सिंग में दे देते हैं कि तुम हमारी गाइडलाइन के हिसाब से टेस्ट करना और स्टिकर चिपका देना कि ये ऑर्गेनिक है कि नहीं। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लैबोरेटरी को सब काम सौंपा है, ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का, उसे हम क्या कहें, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, पीजीएस। ऐसा लोगो या स्टिकर चिपकाने से क्या फायदा है, जो फॉरेनर्स हैं उनको और मजा आ जाएगा, जैसे जीआई लोगो देख के उनको मजा आ जाए, पिलर से याद करो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। लेटेस्ट बजट में क्या कहा कि हम कुछ और ऐसे रिसर्च सेंटर खड़े करेंगे, 1 करोड़ किसानों को सब सिखाएंगे नेचुरल फार्मिंग। फिर ये नैनो फर्टिलाइजर, नैनो यूरिया जो हमने देखा लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको माइक्रो फर्टिलाइजर भी कह सकते हैं। तो ऐसा सब और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, नए नए फैक्ट्री बनाने में मदद करेंगे। अगर कोई फार्मर को कोई भी खेती बाड़ी करनी है, अच्छी क्वालिटी के सीड्स मिलने चाहिए, प्लांटिंग मटेरियल मिलने चाहिए, चाहे एप्पल, वॉलनट, आलमंड वगैरह, तो उसके लिए आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, जिसमें से सब फ्रूट्स के डिजीज फ्री सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल बनाए जाएंगे, ऐसे आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम है। मिलेट्स मतलब ये जवार बाजरा, ये हेल्थ के लिए अच्छा है, इरिगेशन का पानी भी कम मांगता है, और ऐसे और भी मिलेट्स हैं, कुट्टू, रामदाना, ये सब तो सरकार ने कहा आपसे इनको कहेंगे श्री अन्न, और उसका रिसर्च करेंगे, उसके लिए सब अवेयरनेस स्कीम चलाएंगे। वो सब क्या हैंड आउट में देखना, आसान चीजें खुद से पढ़ के खत्म करो। ऑलराइट, तो हम देख रहे थे लैंड, सीड, वाटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूज किया, फिर मैंने कहा पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज मत करना, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, नेचुरल फार्मिंग करना, वो भी समझ लिया। फिर बात आती है कि अच्छा ये सब है, तो इसके वास्ते तो लोन भी चाहिए, इंश्योरेंस भी चाहिए, कुछ पढ़ते हैं फिर ब्रेक ले लेते हैं। तो देखिए लोन इंश्योरेंस तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिलर 1 बी के अंदर, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह। सो दैट थिंग इज द नेक्स्ट मुद्दा आएगा, फिर तो मशीन यूज करने हैं। मशीन के बारे में पढ़ते हैं, बट बेटर वी डू इट विद द फ्रेश माइंड। लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, देन वी लर्न अबाउट द मशीन्स। थ्री मोर मिनट्स।
30 more seconds. राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले टेल मी द वोटिंग लाइन, कैन सी मी, कैन हियर मी, देख सकते सुन सकते। 2 विशाल, बिनू, उदय, नवनीत, जाहिदा, साक्षी, शिवम, आशुतोष, नंदन, जस्ट मूव फॉरवर्ड। एग्रीकल्चर का हैंडआउट 70 पेज का है। डरना नहीं है, पर अब समझो बिकॉज पॉपुलेशन इतनी सारी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो स्कीम्स इस पे बहुत सारी बनेगी, इशू इस पे बहुत सारे होंगे, तो इसलिए उसे हमें कवर करना पड़े। कुछ बार क्वेश्चन आते हैं, ईजी होती है, तो लो हैंगिंग फ्रूट है, इसे फिनिश करना चाहिए। लॉजिकल स्ट्रक्चर से हैंडआउट बना है। सबसे पहले हमने मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट देख लिया, उसके बाद हम इनपुट्स, जमीन दिया उसमें सीड डाला, उस पे पानी डाला, फिर फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज किए, फिर मैंने बोला मत यूज करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। उसके बाद क्या, अच्छा इस पे अभी ट्रैक्टर चला लेते हैं। फार्म मैकेनाइजेशन मतलब यूज ऑफ मशीन्स, जो भी ट्रैक्टर, प्लाउ, लैंड लेवलर्स, थ्रेशर, रीपर्स, कल्टीवेटर, कंबाइन हार्वेस्टर वगैरह। इससे दो फायदे, एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एक आदमी दिन में मान लीजिए 100 स्क्वायर मीटर की खुदाई कर सके, मशीन होगा 10 स्क्वायर मीटर की खुदाई कर दे, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। ट्रैक्टर का ड्राइवर है, ट्रैक्टर का रिपेयर मैन है, पंचर बनाने वाला है, सर्विस मैन है, ट्रैक्टर बनाने की फैक्ट्री है, मैनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। जो ये सब टेक्नोलॉजी होती है, मशीन्स होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। गांधी जी चरखा घुमा रहे, वो जब एक पूरा राउंड लगाएंगे तो इसमें से एक धागा निकलेगा, इट विल प्रोड्यूस 1 थ्रेड ऑफ यार्न फॉर एवरी साइकिल। ऑन द अदर एंड ये बैन अगर एक बार ये चक्का घुमाएगी तो ये 1 2 3 4 8 से 10 12 थ्रेड्स निकल जाएंगे, 8 और इवन मोर थ्रेड्स। क्यों? इस मशीन का नाम है स्पिनिंग जेनी। तो अभी आप समझो कि अगर ये सिंगल थ्रेड वाला था, उसकी जगह 8 थ्रेड का मशीन बनाया, ये मशीन में जो टेक्नोलॉजी है वो कैसी टेक्नोलॉजी है? लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। क्योंकि पहले मजदूर का एक साइकिल से एक थ्रेड बनता था, अभी वो लेबर का एक साइकिल से 8 थ्रेड बन रहा है, तो श्रमिक की उत्पादकता जो बढ़ गई, ऐसी प्रोग्रेस को हम कहते हैं लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। दूसरा, सपोज ये वुड यानी लकड़ी का हल है, और इसे ये भाई साहब मान लीजिए एक दिन में 100 स्क्वायर मीटर की खुदाई करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर वो स्टील का प्लाउ यूज करेंगे तो भी कितना, वो तो 100 स्क्वायर मीटर या 110 या 90 इतना ही कर पाएगा ना, बहुत ज्यादा उसकी मेहनत कम ज्यादा होने वाली है नहीं। तो फिर क्या स्टील का प्लाउ यूज करना चाहिए? जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि समझो उसको डैमेज कम होगा, रिपेयर कम मांगेगा, मॉइस्चर फंगस के अटैक कम होंगे। तो अगर इसका इन्वेस्टमेंट लकड़ी के ये प्लाउ में मान लीजिए 1200 रुपीज का है, स्टील का खरीदे हो सकता है 3000 का होगा, बट देखने वाली बात है ये 10 साल चलेगा, जबकि ये 3 साल में खत्म हो जाएगा। तो फिर उसको जो भी 3 बार और खरीदें, देन रियलाइज कि भाई ये तो 3600 हो गया मेरा, तो उससे बेहतर स्टील वाला ही ले लेता। तो उसकी जो कैपिटल थी, पूंजी, वो बच जाएगी। मतलब जो मशीन था, एसेट था, वो लॉन्ग टर्म चलेगा, उसका सेविंग हो गया पैसों का। तो ऐसी जो टेक्नोलॉजी है कि जहां पर हमने वुड की जगह स्टील का प्लाउ यूज किया, उसे हम कहेंगे कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। उसकी पूंजी को बचा देता है या उसका असर बढ़ा देता है, लॉन्ग टर्म तक चलेगा, डैमेज नहीं होगा वगैरह। इससे एक बार यूपीएससी ने प्रश्न पूछा कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन प्लाउ, मतलब लकड़ी की जगह स्टील का जो हल इस्तेमाल करते हैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं, कैपिटल रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजी नहीं। क्योंकि आप समझो स्टील का तो मैं लकड़ी से तो महंगा ही आता होगा वो स्टील वाला हल, नॉन ऑफ द अबव भी नहीं, तो जब क्या होगा? बी कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी। अभी तो मैंने अभी आपको सिखा दिया, तो इजी टिक करना, पर भाई जब इसने पूछा था तो बिल्कुल इजी नहीं था, क्योंकि ये नॉर्मल बुक्स में दिया ही नहीं है। फिर इसको मैं नेट पे सर्च करने बैठा, कहां से पूछा है? तो एग्रीकल्चर एमबीए की एक बुक थी, उसमें से उन्होंने ये उठाया था। तो आप समझो ये आईएएस एस्पायरेंट को टेस्ट करने के लिए नहीं था, ये फॉरेस्ट सर्विस के एस्पायरेंट को टेस्ट करने के लिए उसने क्वेश्चन डाला था। अगर उसके बाद वाले जितने वर्ष आप देखें, मतलब 2015 से कितने, 16 17 18 19 20 21 22 23, तो अब तक एग्रीकल्चर एमबीए का ऐसा कोई और दूसरा प्रश्न उसने पूछा वो दिखता नहीं। तो यानी वन स्वेलो डज नॉट मेक अ समर, बस ये एक बार दिख गया तो यही ट्रेंड है और ऐसा पढ़ने बैठना शुरू करेंगे, उसमें मजा नहीं। ट्रेंड कब बनता है? आपको कंटिन्यूस लगे 2-3 साल से कुछ ऐसा ही आ रहा है, जो आपको हिंट दे कि यूपीएससी का प्रोफेसर बदल चुका है, अभी कोई नया वहां पर बैठा है जिसको ये सब अच्छा लगता है, तब दिमाग लगाना चाहिए। जैसे हमने शेयर मार्केट में काफी दिमाग लगाया था, 50 की जगह 17 पेजेस का माल पड़ गया था भाई, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। बट यहाँ हम ये लेफ्ट राइट नहीं करें, बिकॉज ये ट्रेंड नहीं बन रहा है। एग्रीकल्चर इनपुट में हम यूज करे थे मशीन्स। मशीन की डिमांड पहले से ज्यादा बढ़ गई है, उसका एक कारण है मनरेगा स्कीम। मनरेगा स्कीम ऐसी है कि वहां पर गांव वालों को 100 दिन का काम गवर्नमेंट देती है। कुछ तालाब खोदो, आंगनबाड़ी केंद्र बनाओ, एनिमल शेल्टर हाउस बनाओ, और उसके लिए गवर्नमेंट उनको सैलरी देगी। अब स्वाभाविक है जो गरीब लोग पहले बिहार या उड़ीसा या कहीं से पंजाब और हरियाणा माइग्रेट करते थे वहाँ काम करने के लिए, वहाँ पर क्रॉप हार्वेस्टिंग सीजन, फसल की कटाई के लिए, वो सब अब कम जाएंगे कि देखो हमें तो अपने गांव में मजदूरी मिल जाती है, तो हम तो पंजाब हरियाणा क्यों जाएगा? विदिन अवर विलेज वी आर गेटिंग वर्क अंडर मनरेगा स्कीम, तो हम इधर ही तालाब खोलते हैं, उधर नहीं आएंगे। तो मान लीजिए गवर्नमेंट इसको 150 रुपये देती थी और पंजाब हरियाणा का फार्मर भी 150 देता था, तो स्वाभाविक है गरीब आदमी अपने स्टेट में रहेगा, बिहार उड़ीसा, जहाँ पर झारखंड छत्तीसगढ़। क्योंकि पंजाब जाएगा तो आप समझो उधर रेंट भी तो लगेगा ना, जो रहेगा, या और भी सब परेशानियां होंगी। सो नाउ द लेबर विल एक्सपेक्ट कि पंजाब या हरियाणा के फार्मर ने 150 नहीं, मुझे दिन का 300 देगा तो मैं आऊंगा, अदरवाइज नहीं आऊंगा। तो अब सैड स्माइली किसका होगा? पंजाब हरियाणा के फार्मर का। और वो क्या सोचेगा, मुझे अब से ये सब मजदूर चाहिए नहीं, मैं तो मशीन की मदद से खेती बाड़ी करूंगा। तो इसलिए क्योंकि पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को फार्म लेबर की शॉर्टेज हो गई है, और जो मजदूर आते हैं वो भी पहले से हायर वेज ज्यादा तनख्वाह मांगते हैं, इसलिए पंजाब हरियाणा के फार्मर पहले से ज्यादा मशीन यूज करना पसंद करते हैं टू रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ लेबरर्स। इस कारण से फार्म मैकेनाइजेशन की जरूरत बढ़ रही है। फार्म मैकेनाइजेशन में चैलेंज क्या? देखिए पंजाब हरियाणा में आप जानते हैं सपाट भूमि है, फ्लैट टेरेन, तो बड़े बड़े ट्रैक्टर भी चल जाते हैं। वो वाले ट्रैक्टर आसाम या सिक्किम में नहीं चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर हिली एरिया है, मड होगा, चिकनी मिट्टी है जिसमें ट्रैक्टर का टायर फंस जाए। तो आपको कस्टमाइज मशीनरी चाहिए, स्मॉल साइज मशीनरी चाहिए, जो भारत की सॉइल और क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी के हिसाब से हो। इसके वास्ते रिसर्च डेवलपमेंट करेगा, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, दैट इज रिक्वायर्ड। ये एक ट्रैक्टर जो भी मान लीजिए 18 से 25 लाख रुपीज के आते हो, पहले करीब 15 लाख के थे, पर कोरोना के बाद हर चीज महंगी हो गई, तो मैं प्राइस चेक करने नहीं बैठता, जितना उससे ऊपर ही बोल दो थोड़ा महंगा, तो दैट विल बी द राइट आंसर। नाउ इमेजिन हर एक फार्मर के लिए तो 18-20 लाख कैसे निकालेगा वो ट्रैक्टर खरीदने के लिए, और उसको जरूरत भी नहीं है, रोज तो उस पे चल के तो घुमाना है नहीं उसे। सो वी रिक्वायर रेंटिंग सेंटर कि स्मॉल मार्जिनल फार्मर, उसको 25 लाख रुपए का ट्रैक्टर लेने की जरूरत नहीं, पूरे साल में 50 दिन उसको रेंट पे चाहिए, तो उसको मिल जाए ऐसा। जस्ट लाइक आप बड़े शहर में जाते मकान थोड़ी खरीद किराए पे आप लोग, या आपको कहीं पे जाना है और पूरी अपनी कार नहीं है, यू नॉट बाय द कार फॉर दैट, यू विल गो फॉर दिस टैक्सी। तो ऐसे रेंटिंग सेंटर्स, ओला उबर टाइप सब बनाने की जरूरत है, ऐसा गवर्नमेंट सोचे, उसके लिए कोई मोबाइल ऐप बनाएंगे, पोर्टल बनाएंगे, ये सब भी हो रहा है काम, जो आपके हैंडआउट में दिया है। इसमें नया क्या चला, सरकार ने सोचा कि देखो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड छिड़कने के लिए भी ड्रोन का यूज हो सकता है, तो क्यों ना सब ये कोऑपरेटिव बॉडीज को, विमेन फार्मर, एससी एसटी फार्मर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? पिलर वनडी में देखा था, गांव के 10-15 लोगों का ग्रुप बनाएंगे, उनको ट्रेनिंग देके काम सिखाएंगे, तो इन सबको ये कैसे ड्रोन यूज करना है ये सब सिखाएंगे, और फिर ये लोग ही
समझो गांव में अगर 100 फार्मर तो 100 ड्रोन खरीदने की जरूरत नहीं, 5 ड्रोन खरीदो और फिर घुमाते रहो रेंट पे। ऐसा करने से ये सब महिलाएं साल में 1-1 लाख रुपए कमा सकती है, ऐसी गवर्नमेंट की सोच है और उसके लिए भी उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किया कि मान लीजिए ये ड्रोन और उसकी एक्सेसरी 10 लाख की आती हो। अब ये तो 10 लाख का थोड़ी है, दैट इज राइट, पर मुझे फोटो ये मिला। असल में आप समझो पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर छिड़कना है तो उसमें बड़ा सा ऐसा टैंकर होगा ना, उसमें पावर भी ज्यादा लगे, बैटरी भी ज्यादा लगे, वो तो होंगे महंगे 10 लाख की। तो अगर 10 लाख का ड्रोन है, गवर्नमेंट 8 लाख की सब्सिडी देगी, मतलब ये महिलाओं ने अपने पॉकेट से सिर्फ 2 लाख निकालने हैं, ऐसी वो स्कीम है। उसका कोई फैंसी नाम अभी नहीं है, बस ऐसी स्कीम है फॉर ड्रोन अडॉप्शन, एग्रीकल्चर ड्रोन अडॉप्शन बाय फार्मर्स। तो वो सब चल रहा है, दैट इज एग्रीकल्चर मशीनरी। उसके बाद इनपुट्स में आखिरी चीज क्या चाहिए, तो भाई ये सब कुछ खरीदने के लिए पैसा चाहिए, लैंड सीड वाटर फर्टिलाइजर मशीन सब के लिए पैसा चाहिए। पैसा किधर से लाओगे? फार्मर ने कुछ अनाज उगाया, उसने वो जाके तुरंत सेल कर सकता है, पर मान लीजिए मार्केट में अभी भाव ठीक नहीं चल रहा हो, तो वो सोचे मैं इसको कहीं स्टोर कर देता हूँ, तो वो जाएगा एक वेयर हाउस में, जो प्राइवेट कंपनियां चलाती हैं, और वेयर हाउस में वो अपने सामान को रख देगा। वेयर हाउस का मैनेजर उसको एक रसीद देगा जिसे कहते हैं नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट, एनडब्ल्यूआर। ये जो रसीद मिल गई, उसके दो फायदे। फार्मर ये रसीद को बैंक में दिखा के लोन ले सकता है नेक्स्ट क्रॉपिंग साइकिल के लिए, नेक्स्ट जो सीड फर्टिलाइजर खरीदे हैं, तो पुराना देखो मेरे नाम का इतना 500 किलो बासमती राइस गोदाम में, ये रसीद, अब मेरा नया लोन पास करो, दैट इज वन यूज। या दूसरा, जैसे शेयर मार्केट में शेयर बेचते हैं, तो कमोडिटी मार्केट में ये नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट बेच सकते हैं कि देखो ये रसीद का मतलब 500 किलो बासमती है, मैंने एवरी किलो का मैं 100 रुपए एक्सपेक्ट करता हूँ, उस हिसाब से इतने जो 50,000 की रसीद है ये लिस्ट करूंगा। और शेयर मार्केट में भी आप जानते हैं, अगर किसी को लगता है आपकी कंपनी में ज्यादा पोटेंशियल है, वो ज्यादा प्राइस ऑफर करे, सो हियर आल्सो इट मे हैपन कि एक ट्रेडर उसके मान 50 की ऑफर करिए कि मैं 60 की देता हूँ वगैरह वगैरह। सो दैट इज नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट। अब समझो ये जो आपका ये है, तो फिर तो सब फार्मर जाके वेयर हाउस में क्यों नहीं डाल देते? क्योंकि समझो जो वेयर हाउस का मैनेजर है वो इस चीज का रेंट चार्ज करेगा ना। आप जाके सिनेमा हॉल या कहीं पे जाके गाड़ी क्यों पार्क नहीं कर देते? मतलब उधर अगर पार्किंग फीस है तो फिर आप थोड़ी पार्क कर देते। इफ यू रियली हैव द वर्क देन यू विल यूज इट, अदरवाइज यू विल नॉट यूज इट। इसलिए बहुत सारे फार्मर्स ऐसे वेयर हाउस में अपना अनाज रखते हैं, फिर बिगड़ जाए उस दर में जल्दी जल्दी सस्ते प्राइस में पैनिक में किसी को बेच देते हैं। कि ये पूरी इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए हमें कोई स्टैट्यूटरी बॉडी चाहिए, तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के नीचे कानून से बनी संस्था है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, WDRA, जो कि ये सब काम देखती है, जो इसे रेगुलेट करती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो गरीब किसान है वो इधर नहीं जाएगा, उसको डर लगेगा कि अच्छा इधर तो जो पार्क किया उसकी फीस लगती है, इधर मैं सामान रखूंगा रेंट लगता है, और अगर उतने टाइम में मुझे अच्छा प्राइस नहीं मिला तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। सो हाउ डू वी एनकरेज देम टू यूज द वेयर हाउसेस? इसके लिए सरकार योजना ला रही है पीएम किसान भाई, या पीएम भाई, भाई मींस भंडारण इंसेंटिव। अब ये पूरी तरह से नोटिफाई होना बाकी है, अभी उसको मतलब स्टडी किया जा रहा है। उसमें बात ऐसी होगी कि सपोज यहाँ पर ये अनाज रखने का प्राइस चला 10 रुपये पर किलो, तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देगी कि तुम 8 रुपये रखो, मतलब तुम्हारे पॉकेट से 2 रुपये जा रहे हैं, तो नाउ ही विल बी मोर हैप्पी कि ठीक है तो मैं रिस्क ले लेता हूँ। दूसरा, अगर कोई फार्मर ऐसी नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट का लेके आगे अगर किसान क्रेडिट कार्ड की मदद से लोन लेता है, तो मान लीजिए नॉर्मली उसको लोन इंटरेस्ट पे 4 to 5% सब्सिडी मिलती हो, गवर्नमेंट कह रही है इधर हम आपको ज्यादा सब्सिडी देंगे। सो आफ्टर डिपॉजिटिंग द मनी इन वेयर हाउस, उसके बाद अगर फार्मर किसान क्रेडिट कार्ड से लोन ले रहा है, तो उसका रिकॉर्ड चेक करेंगे कि क्या असल में ये वेयर हाउस यूज करता है। अगर हाँ, तो क्रेडिट कार्ड पे आप जानते हैं लोन है तो उसका इंटरेस्ट कुछ चलेगा, तो उस पर सरकार और एक्स्ट्रा मदद करेगी। आपके पास वैसे लिंक थोड़ा है, वो तो अलग भी ले सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड से सीधा लिंक मिलता था, लोन मिलता था। यू आर राइट, बट गवर्नमेंट इसको मोटिवेट करना चाहती है, इंसेंटिव, कि भाई तुम इसमें रखो, तो फिर किसान क्रेडिट कार्ड के लोन तो तुमको वैसे भी मिलते थे, पर उसमें भी हम आपका फायदा करा देंगे, उधर भी आपके लोन इंटरेस्ट सस्ते हो जाएंगे। तो एक बार किसान को मतलब आदत हो जाए, जैसे वो मुकेश भाई अंबानी ने क्या किया, वो जियो का आदत लगा दिया, नाउ यू विल यूज इट, ऐसा एक खेल चला है। तो हमने कुल मिलाकर आज एग्रीकल्चर के सब इनपुट्स देखे, लैंड, सीड, मशीन, फर्टिलाइजर, वाटर, इरिगेशन वगैरह। वो माइंड मैप दिया है, बट माइंड मैप देख के कंप्लीशन ना हो जाना कि इतना ये फोटो देख लिया तो मेरा काम हो गया, क्योंकि यूपीएससी उधर पूछेगी फैक्ट्स, तो वो सब देखना है तो फिर रट के जाना पड़ेगा, तो हैंड पूरा करो। ये सब खरीदने के लिए लोन चाहिए, तो वो तो किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह हम पिलर 1D में देख चुके, फाइनेंशियल इंक्लूजन। रिस्क कम करना है तो इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वो भी पिलर 1D में हम लोग देख चुके हैं। मित्रों क्रॉप इंश्योरेंस क्या था, फसल बीमा योजना क्या थी, क्या फीचर हम समझ चुके हैं, उसमें कुछ इश्यूज भी वो मेंस में समझ लेंगे, बट बियॉन्ड द पॉइंट उसमें फिर पीएचडी नहीं करना। अब ये देखो, व्हाट इज द बीड मॉडल ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, तो व्हाट इज इट? आई डोंट नो, आई डोंट केयर। अब तुम ऐसा क्यों बेरुखी से बोल रहे हो? क्योंकि भाई पीवाईक्यू देख लो ना कहाँ है। जब कोरोना आया, आप याद करो, एक बहुत चल रहा था कि भीलवाड़ा मॉडल है, भीलवाड़ा मॉडल राजस्थान में नहीं फैला। राजस्थान के मिनिस्टर ने खुद बोला कि कोई भीलवाड़ा मॉडल है ही नहीं। और आप पीवाईक्यू देख लो, अब तक हुआ कोरोना में कौन सा पूछा कि केरला मॉडल की चर्चा करो या भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा करो? यूपीएससी इज नॉट इन दैट बिजनेस एक्चुअली। ये जो सब चीजें हैं उसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना चाहिए। आप अपन मेंस में कुछ पूछ लेंगे तो कोट करेंगे ना, तो भाई अब मेंस का कोर्स देखो, ऑलरेडी आपके पास इतने माल हो जाएगा कि 250 वर्ड्स आप ऐसे ही लिख सको, इवन विदाउट प्रिपेयरिंग ऑल सच स्मॉल स्मॉल थिंग। तो बीड मॉडल ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस मतलब वो क्या, मान लीजिए महाराष्ट्र में कोई जगह हो तो उसके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कुछ इनिशिएटिव लिया होगा कि ये फार्मर का अगर फसल बर्बाद हो गया तो इंश्योरेंस का पैसा जल्दी मिल जाए, तो ये लोग के लिए क्या चाहिए, बीड मॉडल है। बट ऐसा हर एक में टाइम एनर्जी बहुत वेस्ट करने मत जाओ, वरना आप लंबे हो जाओगे। कोई अगर सच में काम का होगा तो हम कोर्स में पढ़ लेंगे। अगर आपको खुद से लगे मुझे बहुत काम करता है, आप खुद से लिख लेना, पर मेरे को माफ करो, मुझे पूछने मत आना, क्योंकि अगर मुझे काम का लगा होता तो मैंने पढ़ा दिया होगा। अब ये सब यूज करके लैंड सीड फर्टिलाइजर हमने अनाज पैदा किया, फिर बचती है पराली यानी क्रॉप रेसिड्यू, उसको जलाएंगे तो प्रदूषण होता है, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। हर साल सितंबर अक्टूबर महीने में पंजाब और हरियाणा के किसान जिन्होंने पहले चावल यानी राइस यानी पैडी की खेती करी होगी, तो अभी चावल काट लिया होगा, उसका स्टबल यानी अवशेष बचा होगा, अब ये सब उनको जला देना है ताकि जमीन साफ हो जाए। फिर वहां पर उन्होंने वीट यानी गेहूं लगाने हैं, तो वो पराली या क्रॉप रेसिड्यू जलाएंगे, फिर वो सबसे बैक आएगा, तो दिल्ली में प्रदूषण की तकलीफ होती है, ये सब इश्यूज। इसका सॉल्यूशन क्या है? ये जितनी पराली या क्रॉप रेसिड्यू है, इसको किसी गोदाम या डेपो में भरा जाए और फिर उसमें से बायोचार ब्रिकेट्स यानी जैविक कोयले की ईंटें बनाई जाए। मतलब आप समझिए जितना सब माल है, इसको कंप्रेस किया, आधा अधूरा जलाया, जो भी प्रोसेस है, इससे ये गात के कोयले बन गए, कोयले की ईंटें बन गई। इसका क्या फायदा है? इसे फिर दो यूज है। पहला, थर्मल पावर प्लांट में आप कोल जला के बिजली पैदा करते हो, उसके अंदर इसको भी 5% 10% मिक्स कर दो, तो कोयला आपका कम रिक्वायर हो, तो एनवायरमेंट की तरह अच्छा हो गया। दूसरा फायदा, ऐसी ये जो सब कोयले की ईंटें बन गई, उसको आप ढाबे वाले को बेच दो, तो उसको जो भी ये पराठे और सब्जी और तंदूर बनाने, तो नॉर्मल लकड़ी जलाता, कोयला जलाता, इसके बदले ये यूज कर ले, तो उधर भी एनवायरमेंट कंजर्वेशन थोड़ा बहुत हो गया। तो ऐसे सजेशन पहले इकोनॉमिक सर्वे ने दिए थे और गवर्नमेंट का करेंगे, और उसके लिए बजट में अनाउंसमेंट भी की। और क्या काम हो सकता है? ये फार्मर पराली क्यों जलाते हैं? क्योंकि उनको लगता है ये सब यूजलेस कचरा है, तो क्यों ना इसका कंपोस्टिंग किया जाए, मतलब कचरे का खेत में खाद बना दिया जाए। इसका कुछ केमिकल भी है, वो डालोगे तो अपने आप और ज्यादा जल्दी डिकम्पोजिशन होता है। दूसरा, हैप्पी सीडर।
बात ऐसी है कि सपोज ये 10 मीटर जमीन हो और उसमें ये 3 मीटर तक ये सब कचरा है, तो फार्मर को लगता है चौथे मीटर पे मैंने जो सीड डालना है वो मैं डाल नहीं पाऊंगा। तो हैप्पी सीडर क्या वो ट्रैक्टर में ऐसा अटैचमेंट होगा कि उसमें बड़े से ऐसा तेज नुकीला पाइप होगा कि उसकी मदद से 4 मीटर भी जमीन के अंदर जाके सीड प्लांट कर सके। तो ऐसा मैकेनिकल अटैचमेंट ताकि वीट सॉइंग विदाउट रिमूविंग द पैडी स्ट्रॉ हो सके। तो बजट में कहा गया कि ये सब अपनाने के लिए हम और पैसा देंगे पंजाब हरियाणा वगैरह स्टेट्स को। पोटैटो, सोयाबीन ये कुछ ऐसे क्रॉप है कि उसमें लिग्नोसेल्यूलोजिक कंटेंट थोड़ा कम होता है। इससे ये फायदा है जब आप उसको जलाओगे व्हेन यू बर्न इट तो उसमें ये पार्टिकुलेट मैटर और जो भी ऐश या स्मोक पैदा होता है वो कम पैदा होता है। तो वी शुड प्रमोट द क्रॉप्स दैट हैव लो लिग्नोसेल्यूलोजिक कंटेंट लाइक पोटैटो, सोयाबीन, क्योंकि उसके क्रॉप रेसिड्यू को जलाओगे तो उससे पॉल्यूशन कम फैलता है, उसमें ये सब धुआं और बर्बादी कम होती है। ऐसा भी इकोनॉमिक सर्वे ने एक बार सजेस्ट किया। हाँ, तो खेल खत्म। एग्रीकल्चर में जो इनपुट यूज करने थे लैंड से वाटर फर्टी वो सब यूज किए, मशीन भी यूज कर लिए, उसके लिए लोन चाहिए वो भी हम पहले ले चुके हैं, पिलर वंडी किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह, और फिर जो कचरा बचा उसको जला भी दिया। तो एक सेगमेंट समझो ये पार्ट ए ऑफ द मैटर इज ओवर। अभी जो हम कल रात मिलेंगे तो हम ये जितना अनाज पैदा किया उसको बेचने निकलेंगे, सेलिंग ऑफ द एग्रीकल्चर। तो एपीएमसी मंडी क्या है, ऑनलाइन सेलिंग के लिए इनाम पोर्टल क्या है, 3 किसान कानून क्या है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, सरकार खुद से ही अनाज खरीदती है किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसकी क्या फॉर्मूला है, उसमें फिक्स करने के लिए पीएम आशा स्कीम लेके आए, फिर सीधा बोला आप सीधे किसान को 6000 रुपए दे देते हैं, पीएम किसान स्कीम। प्याज टमाटर महंगे क्यों हो जाते हैं, सस्ते क्यों हो जाते हैं, सरकार की क्या स्कीम्स है, और उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज ये सब भी देखना है। तो अगले 2 दिन वो काम चलेगा। आपका होमवर्क क्या है, पहली फुर्सत में ये पढ़ के खत्म करो, इतनी सारी योजना याद नहीं रहेंगी। आज जो हमारी 70 पेज का हैंडआउट होता है आज उसका जो भी 25 पेज या 30 पेज खत्म होंगे, 20 खत्म होंगे, कल 20 होंगे, परसों 20 होंगे। सो कीप अप विद दिस। इसको धीरे-धीरे पढ़ेंगे तो समझो आपका उसमें कोई फायदा नहीं है। बिकॉज़ वन हैज़ टू रन विद सम डेडलाइन्स। तो डेडलाइन हम लेके चलते हैं भाई, फरवरी या जनवरी तक आपका सब काम खत्म हो जाना चाहिए। एट लीस्ट फ्रॉम माय एंड, ताकि आपको रिवीजन और बाकी सब चीजें करने में सुविधा रहे। इवन इफ यू आर मतलब ओवर कॉन्फिडेंट कि नहीं मेरा तो सब हो जाएगा, अपन देखो बहुत सारी एक्सीजेंसी कंटीजेंसी हो जाती है। घर में कोई बीमार हो गया, आपकी कोई एग्जाम हो गया, आपकी खुद की हेल्थ खराब हो गई, चलिए की बात हुई। तो हमेशा रेस में दौड़ते रहो, रोज का काम रोज करो, कोई भी बैकलॉग अक्यूमुलेट मत होने दो। दैट इज माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। कंप्लेसेंट मत होना। समझो पिरामिड है, ऊपर के जो भी 10-20% है उन्हीं का कल्याण होना है, बाकी सब आपको रिपीटेटिव अटेम्प्ट देने पर उस सब में मजा नहीं। तो यही है उसी का कि ये मेरी फाइनल लड़ाई है, एंड गेम है, ये समझ के तैयारी करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कल वापस मिलते हैं और जारी रखेंगे। सी यू टुमारो नाइट।